लोग गाइस आ चुका है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का सीजन 2। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 1 को। अगर पसंद है तो यार लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग रियोमा को देखते हैं जो कि अपनी दुकान की तरफ भाग रहा होता है क्योंकि वो काफी लेट हो चुका है। जैसे वो अपनी दुकान पर पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ होती है, जिसके रियोमा कहता है कि मुझे जामिल फैमिली को छोड़े और अपनी दुकान को खोले, थोड़ा समय हो चुका है। सब कुछ काफी अच्छे चल रहा है। जिसके बाद रियोमा फे और लिलिन के पास जाता है और उन्हें गुड मॉर्निंग करता है। रियोमा उन लोगों से माफी मांगता है लेट आने के लिए और कहता है माफ करना, मैं स्लाइम के ऊपर काम करा था और मुझे पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। और अब हमको दुकान के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग कुछ नए एम्प्लॉय और पुराने एम्प्लॉय को ही देखते हैं। कस्टमर अपने धुले कपड़े को देखकर कहते हैं कि तुमने तो हमारे कपड़े नए जैसे बना दिए। जिस पर मारिया उनसे कहती है कि हमारी दुकान पर ऐसी कोई भी मिट्टी नहीं है जो साफ ना हो सके। और अब रियोमा अंदर आकर अपने एम्प्लॉय को गुड मॉर्निंग करता है और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ का मैनेज कर लोगे। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, ये हम पर छोड़ दो। जिसके रियोमा अंदर आकर कार्ला और कारमे से मिलता है। वहीं रियोमा मन में कह रहा होता है कि सभी लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें सभी लोग खुश रहें। और अब रियोमा अपने स्लाइम को गुड मॉर्निंग करके कहता है चलो एक और नया प्रोडक्टिव दिन शुरू करते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कार्ला रियोमा से कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ आप फ्यूचर में भी आज की तरह ही लेट आए। तो रियोमा कहता है ऐसा क्यों। जिस पर वो कहते हैं कि अगर आप जल्दी आओगे तो डेफिनेटली सारा काम आप ही पूरा कर लोगे, जिससे कि हम एम्प्लॉय के लिए कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। और वैसे भी हमें नए आने वाले एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग करनी है। आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके हम लोग को ऑर्डर देने से यूज टू हो जाओ और सारा काम हम एम्प्लॉय पर छोड़ दो। ये सुनकर रियोमा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इन लोगों का काम चुरा रहा हूँ। और अब कार्ला रियोमा से कहती है मेरे पास एक और सजेशन है नई दुकान खोलने का। तभी उन्हें कुछ लोगों की हंसने की आवाज आती है तो वो बाहर जाते हैं और कहते हैं आखिरकार यह हो क्या रहा है। तो पता लगता है कि लिलिन ने 2 कस्टमर को बांध दिया। रियोमा कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो जेने रियोमा को बताते हैं कि ये दोनों कंप्लेन करने आए थे कि हम लोगों ने इनके कपड़े अच्छे से नहीं धोए। तो रियोमा कहते हैं मैंने तो कुछ लोगों की हंसने की आवाज सुनी। तो वो बताते हैं कि ये दोनों कस्टमर अपने कपड़े लेकर आते हैं और कहते हैं हमारे कपड़े तुम लोगों ने अच्छे से नहीं धोए। लेकिन वो देखते हैं कि उनके कपड़े तो काफी अच्छे से धुले हैं। जिस पर एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कपड़ों को काफी गंदा कर लेना ताकि ये धुल ना पाए। जिस पर दूसरा बंदा कहता है मैंने अच्छे से इनको गंदा किया था। और यही बात सुनने के बाद वहाँ पर सारे खड़े लोग हंसने लगते हैं। इस वजह से उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो कस्टमर को मारने जा रहे होते हैं और ये सब लिलिन देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से उन लोग को पकड़ लेती है और पुलिस के पास ले जाती है। ये देखकर रियोमा सोचने लगता है कि मुझे एक अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर वो ग्लासेस को नोटिस करता है जिसके बाद वो कार्ला से कहता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है, इसलिए मैं माइन के अंदर जा रहा हूँ। और अब रियोमा माइन के अंदर आता है। रियोमा कहने लगता है सबसे पहले मुझे स्टिकी स्लाइम का हार्डनिंग स्टिकी सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। रियोमा एक कंटेनर के अंदर थोड़ा स्टिकी स्लाइम डाल देता है और उसे सुखा देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। जिसके रियोमा वापस से स्टिकी स्लाइम को भरता है और वापस से उसको सुखाता है और इसी चीज को वो रिपीट करता रहता है। और अब एंड में वो ग्लास बन जाता है। रियोमा उसे उठाकर पंच मारकर देखता है तो वो कांच बिल्कुल नहीं टूटता है। रियोमा कहता है कि अब ये बिल्कुल नहीं टूटेगा और वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे ग्लासेस की तरह यूज कर सकते हैं और ये सिक्योरिटी में काम आएगी, जिससे मेरे कस्टमर और एम्प्लॉय बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिसके रियोमा सभी स्लाइम को कहता है कि मैं ये और ज्यादा बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जिस पर सभी स्लाइम कहते हैं हाँ। और अब हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। रियोमा काफी सारे ग्लासेस बना देता है। तभी रियोमा की नजर एक अजीब ही स्लाइम पर जाती है जो कि उसने कभी नहीं देखी है। रियोमा आइडेंटिफाई का यूज करके पता लगाता है कि ये तो मेडिसिन स्लाइम है। रियोमा कहने लगता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब बनाया, क्या ये इवॉल्व हो गई है। तब रियोमा याद करता है कि ये तो इसके पास स्पीयर मास्टर स्किल है जो कि पॉइजन स्लाइम की है। तो इसका मतलब है कि पॉइजन स्लाइम इवॉल्व होकर मेडिसिन स्लाइम बन गई है। रियोमा सोचता है कि ऐसा क्यों होगा। तभी उसे याद आता है कि जब वो कल काम कर रहा था तो शेल्फ के ऊपर से एक एंटीडोट जमीन पर गिर गया था और जब तक मैं एक कपड़ा लेकर आया उसे साफ करने के लिए तब तक वो गायब हो गया था। मुझे लगा कि उसे एक क्लीनर स्लाइम ने साफ कर दिया होगा, लेकिन अब पता चला कि उसे पॉइजन स्लाइम ने पी लिया था, जिसके कारण से वो मेडिसिन स्लाइम बन गई। रियोमा मेडिसिन स्लाइम से कहने लगता है कि तुम कौन से टाइप की मेडिसिन बना सकते हो। तो वो स्लाइम काफी सारी मेडिसिन को गिलास में निकालने लगती है और अब रियोमा मेडिसिन को एनालाइज करता है तो उसे पता लगता है कि कुछ मेडिसिन तो ऑइंटमेंट है, कुछ मेडिसिन पॉइजन को हटाने की दवाई है और काफी सारी वहाँ पर दवाई है। रियोमा एक मेडिसिन को उठाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि इसके ऊपर तो स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट लगा हुआ है जो कि बैक्टीरिया को मार सकता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मलेस है। रियोमा कहता है कि ये मेरे काम आएगा क्योंकि मैं जामिल फैमिली को मेरे बारे में चिंता नहीं करने दे सकता हूँ। तभी रियोमा को याद आता है कि गॉड से मिले हुए भी काफी दिन हो गए हैं, मैं चर्च में जाकर कल उनसे मिलकर आता हूँ। और अब अगले दिन रियोमा चर्च में आकर ओरेकल के पास आता है और आग बंद करता है, लेकिन उसे गॉड बुलाते नहीं है। रियोमा सोचता है कि लगता है ये हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए रियोमा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो वापस से गॉड के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। रियोमा कहने लगता है ये अजीब है, आज कुछ देरी हो गई। तभी पीछे गॉड आते हैं और कहते हैं माफ करना, मैं इस पावर से थोड़ा यूज टू नहीं हूँ। तो रियोमा से कहता है तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं क्राफ्टमैनशिप का गॉड टेकून हूँ।
तो र्यूमा भी उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद र्यूमा की नजर पीछे टेबल पर जाती है तो वहाँ पर जामिल फैमिली की पत्थर से बनी हुई मूर्ति होती है। र्यूमा उसे देखकर कहता है कि ये तो मैंने बनाई थी। तो टेकुन कहता है हाँ, मुझे ये मूर्ति काफी अच्छी लगी, इसलिए मैंने अपने लिए इनकी एक कॉपी बना ली। ऐसा बोलने के बाद टेकुन र्यूमा से कहते हैं कि तुम अर्थ से आए हुए एक ह्यूमन हो ना। तो र्यूमा कहता है हाँ, मैं एक कंपनी में दिन रात काम किया करता था, लेकिन एक छींक के कारण मैं मर गया और अब गॉड ने मुझे एक और चांस देकर इस नई दुनिया में भेजा। ये सुनकर टेकुन कहता है मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है और मैं दूसरी दुनिया के टेक्नोलॉजी को जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहता हूँ, और मैं ये सिर्फ देखकर बता सकता हूँ कि ये फिगर तुमने काफी अच्छे से बनाए हैं। तुम्हें इनसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने इन्हें बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाया है। ये सुनकर र्यूमा कहता है कि ये तो सिर्फ मेरी एक हॉबी है, मेरे वर्ल्ड में तो मैं ये पैसे लेकर बनाया करता था, अगर मैं उनका पैसे लेता हूँ तो मुझे उनके लिए ये परफेक्ट बनाकर देना पड़ता है। ये सुनकर टेकुन कहता है कि तुम काफी अच्छे हो, तुम जैसा सोचते हो वैसा काफी लोग नहीं सोचते हैं, और गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप होने के नाते मुझे वो लोग काफी पसंद आते हैं जो कि काम को पूरा करने के लिए अपना दिल लगा देते हैं। जिसके र्यूमा उसे पूछते कि क्या यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो, बाकी के गॉड कहाँ पर गए। तो टेकुन बताता है बाकी के गॉड अभी छुट्टी पर है। वो कहता है गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ मैजिक और गॉड ऑफ लैंड तुम्हारे लिए ये प्योर गॉड होते होंगे, लेकिन की भी मनपसंद जगह होती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, उन्हें वो लोग घर कहते हैं। ये सुनकर र्यूमा कहते हैं मुझे ये नहीं पता था, क्या ये जगह तुम्हारा घर है। तो टेकुन कहता है मेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि मैं एक गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप हूँ और इस दुनिया में काफी ज्यादा क्राफ्टमैन है, इसलिए मुझे उनको देखने जाना पड़ता है बार बार, और जहाँ पर तुम रहते हो ये जगह वहाँ से कनेक्ट है। टेकुन कहने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं फेर्नोबेलिया होता तो मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। तो र्यूमा पूछता है वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो गॉड ऑफ मैजिक और गॉड ऑफ एकेडमिक है, और वो ज्यादातर अपनी ही दुनिया में रहता है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। टेकुन कहता है मैं खुद एक गॉड हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे काफी कम बार मिला हूँ। तभी अचानक से र्यूमा ग्लो करने लगता है और उसे पता लग जाता है कि टाइम हो गया वापस जाने का। और अब टेकुन र्यूमा से कहते हैं कि मैं तुमसे और ज्यादा बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे अगली बार का वेट करूंगा। जिसके र्यूमा वापस से अपनी दुकान पर आता है। वो कहता है मैं आज लेट आया हूँ, क्या सब कुछ ठीक रहा। जिस पर वो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक रहा, और जो नए एम्प्लॉय आए हैं वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सुनकर र्यूमा कहते हैं काफी अच्छी बात है, और अब र्यूमा सभी को बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुकान की विंडो चेंज कर दूं, क्योंकि कोई भी इन ग्लासेस को तोड़कर अंदर आ सकता है। अगर ग्लासेस अनब्रेकेबल होंगे तो हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो सारे सिक्योर रहेंगे। ऐसा बोलने के बाद र्यूमा अपने बनाए हुए ग्लासेस को बाहर निकाल लेता है और कहता है हम लोग विंडो को इनसे चेंज करेंगे। ये सुनकर लिलिन कहती है अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो क्या मैं इनको तोड़ने की ट्राई कर सकती हूँ। तो र्यूमा कहता है हाँ ट्राई कर लो। जिसके बाद लिलिन उनके ऊपर पंचेस मारने लगती है, लेकिन वो कांच नहीं टूटता है। और अब कार्ला र्यूमा से कहती है कि क्या ये तुमने बनाया, जिस पर र्यूमा कहता है हाँ। ये सुनकर वो कहती है कि ये तो काफी अच्छा बिक सकता है। तो र्यूमा कहते हैं मैंने सोचा नहीं है इसको बेचने का, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अभी काफी कम है। वहीं लिलिन स्ट्रेंथन मैजिक का यूज करके उसको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी नहीं टूटता है। और अब लिलिन कंफर्म करती है कि ये कांच काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोग इसे लगाएंगे तो कोई भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ गई तो हम लोग ये कांच तोड़कर बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर र्यूमा कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस कांच को वहां पर लगाएंगे जहां पर कांच टूटने की संभावना है, बाकी की कांच को वो ऐसे ही छोड़ देंगे। र्यूमा कहता है ठीक है, ये काम मैं अभी कर देता हूँ। तभी कार्ला र्यूमा को याद दिलाती है कि तुम्हारी तो आज मिस्टर सर्च के साथ मीटिंग थी। ये सुनकर र्यूमा कहता है उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। और अब बाकी सभी लोग र्यूमा को कहते हैं ये काम तुम हम पर छोड़ दो। और अब र्यूमा वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी कार्ला उसे रोकती है और कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कल बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाई। मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ, दूसरी दुकान खोलने की इस टाउन के अंदर। तो र्यूमा कहता है नई दुकान खोलना थोड़ा जल्दी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सोच के बता दूंगा। जिसके र्यूमा सर्च के साथ मीटिंग पर आ जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ खरीदने आया हूँ। तो सर्च पूछता है तुम क्या खरीदोगे। तो र्यूमा कहता है मैं काफी सारी मेडिसिन की बोतल खरीदना चाहता हूँ। तो सर्च पूछता है इतनी सारी क्यों। जिस पर र्यूमा कहता है मेरे पास अभी काफी सारा खाली टाइम है, तो मैं मेडिसिन बनाने का सोच रहा हूँ। वैसे भी एडवेंचर काफी ज्यादा घायल होते रहते हैं, तो मैं अपने आप को भी प्रिपेयर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर सर्च कहते हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी सारी बोतल खरीदनी है तो तुम्हें फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा मर्चेंट गिल्ड के अंदर, वहां पर तुम्हें कम प्राइस में बोतल मिल जाएगी। और अब र्यूमा की बात सुनकर मर्चेंट गिल्ड में आता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो र्यूमा से कहने लगती है तुम्हारी स्किल दिखाओ। र्यूमा उन्हें अपनी मेडिसिन दिखाता है। वो लेडी उसे एनालाइज करती है और कहती है तो काफी अच्छी मेडिसिन है, अगर तुम ऐसी मेडिसिन बनाते हो तो तुम फार्मासिस्ट बनने के लिए क्वालिफाई हो। तो क्या अब तुम्हारा प्लान नई दुकान खोलने का है। तो र्यूमा से कहते हैं नहीं, नई दुकान खोलना मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा है। ये सुनकर वो कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी मेडिसिन खरीद सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। और अब र्यूमा टाउन में घूम रहा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे इलायरा की तरफ से एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि हम लोगों ने अपनी लंबी जर्नी पूरी कर ली है और अभी के लिए मैं घर पर रेस्ट कर रही हूँ, और मेरी फैमिली और स्लाइम दोनों काफी अच्छा कर रही हैं। और जब मैं तुम्हारे हार्डवर्क को देखती हूँ उसे देखकर मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ हार्डवर्क करने के लिए। और अब र्यूमा सोचने लगता है मैं क्या करूँ, जिसके बाद उसे कार्ला और उस लेडी की बात याद आती है नई दुकान खोलने की। और अब र्यूमा खड़ा होता है और स्माइल करता है और कहता है नई दुकान। ऐसा बोलने के बाद वो दुकान की तरफ दौड़ने लगता है और मन में कहने लगता है इलायरा लगता है मैं और ज्यादा बिजी होने वाला हूँ अब। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म।
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग रियोमा को देखते हैं जो कि टेमर गिल्ड के हेड को अपनी दुकान और स्लाइम में दिखा रहा होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और अब वहाँ से जाने से पहले वो रियोमा को कहते हैं कि मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि एक टेमर की वैल्यू उसके टेम्ड किए हुए मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ से नहीं पता चलती है और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्लाइम और क्या कर सकते हैं। और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। वही रियोमा कहने लगता है कि अगर मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना है तो मुझे एक नई ब्रांच शुरू करनी पड़ेगी। तभी रियोमा को अपनी दुकान में से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ पर जाता है। तभी हमें एक कस्टमर दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार इसकी भरपाई कौन करेगा। वो यहाँ पर अपनी शर्ट की बात कर रहा है जो कि काफ़ी बुरी तरीके से कटी हुई है। तो रियोमा अंदर आता है और पूछता है क्या हुआ। तो बंदा कहता है कि बच्चे दूर रहो यहाँ से, जिस पर रियोमा कहता है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ। तो वो रियोमा को वही शर्ट दिखाता है और कहता है कि यह है तुम्हारी लॉन्ड्री की सर्विसेज, आखिरकार इसकी भरपाई कौन करेगा अब। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा रियोमा के मुंह पर वो शर्ट को मार देता है। रियोमा भी कहते रुको मुझे ये शर्ट देखने दो। तब रियोमा को पता लगता है कि इस शर्ट को किसी ने चाकू के जरिए जानबूझकर काटा है और यही बात वो उस कस्टमर को बताता है। ये सुनकर वो कस्टमर पागल हो जाता है और कहता है क्या तुमने कहा कि मैंने स्टोरी बनाई है और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो रियोमा कहते हैं रुको मैं इस बात को प्रूव करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद रियोमा अपने क्लीनर स्लाइम में सभी को दिखाता है कि किस तरीके से वो स्लाइम क्लीन करती है। वो उस कस्टमर से कहते हैं ये देखो ये स्लाइम सिर्फ कपड़ों की गंदगी को हटाते हैं, इनके पास ना ही दांत है और ना ही क्लो हैं, तो ये कैसे तुम्हारे कपड़ों को फाड़ सकते हैं। तुम बस हमारे बिजनेस का नाम खराब करना चाहते हो, इसलिए शर्ट खुद काट कर यहाँ पर ले आए हो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं अथॉरिटी को यहाँ पर कंप्लेन कर दूंगा। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और अब वो रियोमा को मारने आ रहा होता है, लेकिन रियोमा जल्दी से उसका हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और अब वो उसे अथॉरिटी के हाथों सौंप देता है। और अब काल्या रियोमा से कहने लगती है ये दूसरी बार हुआ है किसी ने हमारे बिजनेस का नाम खराब करने की कोशिश करी है, लगता है इसके पीछे जरूर किसी का हाथ होगा। हमारी शॉप का तो कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है तो कोई हमारे नाम खराब करने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो रियोमा से कहती है कि मैं कलम को भेजूंगी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो थोड़े दिन बाद रिपोर्ट देगा। रियोमा भी उसे कहते हैं हाँ जरूर उसे बोलो। जिसके बाद रियोमा टाउन में घूम रहा होता है तभी उसे मिस्टर असागी मिलता है। असागी क्या छुट्टी है। रियोमा उसे कहने लगता है कि मैं भी काम करके बाहर आया हूँ इसलिए मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तभी रियोमा की नजर असागी के कटाना पर पड़ती है। रियोमा कहने लगता है कि क्या ये न्यू है। तो वो कहते हैं हाँ मेरी कटाना काफी जल्द खत्म हो जाती है इसलिए मुझे हर साल नई लेनी पड़ती है। तो रियोमा उसे पूछता है कि तुम्हें ये कटाना कहाँ से मिली। तो वो रियोमा से कहता है तुम्हें कटाना ऐसे ही चाहिए या फिर वेपन के लिए चाहिए। तो रियोमा कहते हैं वेपन के लिए, जिसमें वो कहता है कि अगर तुम कैपिटल से खरीदोगे और अगर तुम्हारी तलवार घिस जाती है तो तुम्हें काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो रियोमा उसे पूछते है कि तुम्हारी कटाना कहाँ से है, जिसमें वो कहता है कि मेरी कटाना मेरे होम टाउन से मेरे घर वालों ने भेजी है, क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग पर हूँ ना, इसलिए जब भी मुझे नई की जरूरत पड़ती है वो मुझे दे देते हैं। जिसके बाद रियोमा से कहते हैं अगर तुम्हें कटाने की जरूरत है इसका मतलब तो तुम्हें किसी ने सिखाई होगी कटाना चलानी, है ना, तो तुम उनसे क्यों नहीं मानते हो। ये सुनकर रियोमा याद करता है कि हाँ किसी ने उसे कटाना चलाना सिखाया तो था, लेकिन उसके पिछले लाइफ में। और ये बात पलटने के लिए रियोमा असागी से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर कटाना बनाते थे, मैंने उन्हीं से सीखा था। तो असागी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें महंगी कटाना खरीदनी पड़ेगी या फिर तुम्हें कोई और वेपन चुनना पड़ेगा। माफ करना मैं तुम्हारी और ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया हूँ। तो रियोमा कहते हैं नहीं नहीं तुमने तो मेरी काफी हेल्प करी, उसके लिए शुक्रिया। जिसके रियोमा माइंड के अंदर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं खुद से कटाना बना सकता हूँ। रियोमा कहता है कि मॉडर्न कटाना को बनाने के लिए मुझे टामाहागाने स्टील की जरूरत पड़ेगी, उसको बनाने के लिए मेरे पास चारकोल तो है। और अब दूसरी इंग्रेडिएंट आयरन सैंड को बनाने के लिए रियोमा अपनी अल्केमी मैजिक का यूज करता है। इंग्रेडिएंट होने के बाद रियोमा कहने लगता है कि कटानास को बनाने के लिए मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन मुझे टेक्निक नहीं आती। और अब रियोमा बैठकर एक कंफर्टेबल वेपन के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे एक चीज याद आती है तो वो अपने आइटम बॉक्स से एक भाला निकाल लेता है जो कि उसे फॉरेस्ट में एक गुंडे को हराकर मिली थी। रियोमा उसे चलाकर देखता है जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इसे काफी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। वो कहने लगता है कटाना तो बेहतर है थी लेकिन भाला भी ठीक है। और अब रियोमा बताता है कि उसके पिछले लाइफ में उसके फादर कटाना बनाया करते थे। रियोमा कहता है उन्होंने मुझे सिखाया था कटाना कैसे बनाते हैं, इसलिए मेरे पास नॉलेज है, लेकिन उन्हें लगा कि मेरे पास टैलेंट नहीं है इसलिए उन्होंने मुझे सिखाना बंद कर दिया। बदले में उन्होंने अपना फोकस मुझे मार्शल आर्ट सिखाने में लगा दिया। उनका ज्यादातर फोकस हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे रहता था, इसलिए उन्होंने मुझे ज्यादातर वेपन चलाने सिखाए थे, उनमें से भाला भी एक था। और अब सीन वापस प्रेजेंट का आता है। रियोमा कहता है मुझे लगता था कि ये वेपन एक मैजिकल वेपन है। रियोमा ट्राई करता है तो उसके अंदर से एक फायरबॉल निकलकर दीवार पर जाकर हिट करती है। रियोमा कहता है ये इंटरेस्टिंग तो है लेकिन इतने लेवल पर मैं अपना खुद का फायर मैजिक ही कास्ट कर लूंगा। अगले दिन हमें पता लगता है काला ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और इन सभी की शुरुआत मिस्टर टेलर जो कि टेमर गिल्ड के हेड है उनसे हुई है। कुछ लोग गलत अफवाह फैलाकर मिस्टर टेलर की रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं, क्योंकि टेलर चाहते हैं कि मॉन्स्टर और ह्यूमन एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन वहीं वो दूसरे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। और एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि वो एक यूजलेस बिगिनर की हेल्प कर रहे हैं जो कि स्लाइम यूज कर सकता है। ये सुनकर रियोमा कहता है ये तो मेरी बात हो रही है।
और अब कार्ला बताने लगते हैं कि हमारी शॉप पर जो 2 अटैक हुए थे वो हमारी रेपुटेशन गिराने के लिए हुए थे, ताकि मिस्टर टेलर की होप हमसे गिर जाए। ये सुनकर रिमा थोड़ा सोचता है और कहते हैं कि क्या हम लोग नई अफवाह फैला सकते हैं, वो भी सच्ची, ना कि झूठ। और अब रिमा बताता है कि सभी को ये अफवाह फैलाओ कि मैंने रिसेंटली 6 लिमोर बर्ड्स को टेम किया है, और जब लोगों को पता चलेगा कि वो एक टैलेंटेड पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, इससे उनकी रेपुटेशन वापस से बढ़ जाएगी। तो इस बात से कार्ला भी मान जाती है और कहते काफी अच्छा आइडिया है। और अब शाम को रिमा अपनी दुकान पर आता है, जहाँ पर कुछ स्लाइम रिसर्चर होते हैं। एक बंदा जिसका नाम कॉल्किन होता है वो रिमा से कहता है मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुकूंगा रिसर्च करने के लिए। वहीं दूसरा बंदा टोनी भी कहता है मैं भी यहीं रुकूंगा। वहीं एक और रिसर्चर लोबेलिया रिमा से कहती है कि आपने हम लोगों को न्यू मैनेजर की पोटेंशियल से यहाँ पर हायर किया है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा और काम करना चाहते हैं। वही रिमा उनको देखकर कहता है इन तीनों से मुझे जेफ, जो कि एक एडवेंचरर है, उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। रिमा कहते हैं कि ये टेमर भी है और फ्यूचर में काफी अच्छे मैनेजर भी बनेंगे इस बिजनेस के। रिमा उनसे कहते हैं कि अगर आप लोग को यहाँ पर काम करने में कोई भी तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना। जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ का काम तो काफी इजी है, इससे पहले जिस लेबोरेटरी में हम लोग काम करते थे वहाँ पर तो हमारी बुरी हालत थी। वो बताते हैं कि वहाँ पर हमसे काफी बुरी तरीके से बिहेव किया जाता था और साथ साथ छोटी छोटी रीजन की वजह से हमारी पेमेंट काट ली जाती थी। तो रिमा उनसे पूछते किन रीजन की वजह से, तो वो कहते हैं कॉमन रीजन ये था कि रिसर्च में हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे। जिस पर दूसरा बंदा कहते हैं कि हमारे हायर अप्स को बिल्कुल भी नहीं पता कि स्लाइम को स्टडी करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। स्लाइम इतने ज्यादा टाइप की होती है, आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि वो इवॉल्व कैसे होती है। और हम लोग को इसी वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि हम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए। तो रिमा से पूछता है तुम अपने स्लाइम को क्या खिलाते हो, जिस पर वो कहते हैं बाकी एनिमल्स को देने के बाद जो खाना बचता है हम लोग अपने स्लाइम को वही देते हैं। ये सुनकर रिमा कहता है कि स्लाइम का इवोल्यूशन जो चीज वो खाते हैं उन पर डिपेंड करता है, जैसा वो खाते हैं उसी टाइप में वो इवोल्व होते हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि खाना और इवोल्यूशन का एक दूसरे से क्या रिलेशन हुआ। तो रिमा कहता है ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इसी बात को स्टडी करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं पक्के से कह सकता हूँ। ये सुनकर कॉल्किन रोने लगता है और कहता अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर पाता। तो लोबेलिया उसे कहती कि कोई बात नहीं, हम लोग अपनी रिसर्च को यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब वो और ज्यादा एक्साइटेड होकर रिमा से स्लाइम के बारे में और ज्यादा पूछने लगते हैं। ये सुनकर रिमा कहते हैं लगता है मुझे अब थोड़ी देर यहाँ पर और ज्यादा रुकना पड़ेगा। और अब वो घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। भागते भागते उसे एक बंदा मिलता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन रिमा से डॉज कर आगे बढ़कर टेलीपोर्ट होकर जल्दी से एक छत के ऊपर चढ़ जाता है और 2 लिमर बोर्ड को बाहर बुला लेता है। वही वो तीनों भी रिमा को देख लेते हैं, तो रिमा उनके ऊपर हमला कर उन्हें पॉइजन कर देता है। रिमा उनसे पूछते है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। तो बंदा कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा पाओगे, अगर तुम अपने लिमोर बर्ड को और थोड़ा पैसा हमें दोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो रिमा अपने स्पेयर निकालकर उसे डराता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा मांग रहे हो। तभी उस बंदे का और रिमा के ऊपर हमला करने आ रहा होता है, लेकिन रिमा का लिमोर बर्ड उसे बचा लेता है। रिमा उस बंदे से कहने लगता है तुमने अपने टेम मॉन्स्टर का यूज किया मेरी लोकेशन देखने के लिए, इसलिए मैंने भी वैसा ही किया। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड और गिल्ड मास्टर आते हैं। रिमा उनसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि जब मैं घर की तरफ जा रहा था तब मैंने इन लोगों को लिमोर बर्ड का पीछा करते हुए देखा। तो रिमा कहते हैं मैंने ही अपने बर्ड्स को गार्ड को बुलाने के लिए कहा था, जिसका गिल्ड मास्टर रिमा को कल मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन रिमा शॉप पर सभी को रात के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी हमला हो सकता है, इसलिए अंधेरा होने से पहले जल्दी घर चले जाना। और फी और ली, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी को और अच्छे से निभाओ। रिमा कहते हैं इसी बारे में डिस्कस करने के लिए मेरी आज गिल्ड मास्टर से मीटिंग है। मीटिंग में वो लोग रिमा को डिफेंस पे रहने के लिए कहते हैं और उन्हें पता लगता है किसी ने रिमा के ऊपर हमला करने के लिए उन लोगों को भेजा था, इसलिए वो लोग रिमा को उसका और उसकी दुकान का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और कहते हैं जो मास्टरमाइंड है उसका ख्याल हम लोग रख लेंगे। वहीं ग्लिसेला रिमा से कहती है अगर तुम एक अच्छे फाइटर हो तो मेरे पास एक ट्रिक है जिससे तुम्हारे ऊपर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। और अब रात में हम लोग एक गुंडे को दौड़ते हुए देखते हैं। रिमा उसके पास टेलीपोर्ट कर उसके ऊपर हमला करता है और कहता है इतने दिनों बाद मैंने इतने सारे लोगों को मारा है। तब यहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं और वो सारे गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं रिमा अपनी हीलिंग स्लाइम को निकालकर उन गुंडों को हील करने लगता है और उन लोगों से पैसे मांगता है उनको हील करने के लिए। वहीं कुछ गार्ड बात कर रहे होते हैं कि लगता है अफवाह फैल गई है कि रिमा तुम्हें चोट पहुंचाने के बाद हील करने के लिए तुमसे पैसे लेगा। वहीं रिमा मन में कहता है कि ये तो ग्लिसेला का आइडिया था। और अब उन गुंडों की ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो गार्ड रिमा को उसकी पेमेंट देते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं रिमा अपने एम्प्लॉय को सिखा रहा होता है कि आखिरकार अगर उनकी दुकान पर गुंडा घुस जाए तो उनसे कैसे लड़ा जाए। रिमा अटैक करने की एक्टिंग करता है तो वो लोग डोल्से नाम के बंदे को बुला लेते हैं और वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके वो लोग रिमा के ऊपर पेंट बॉल फेंकने लगते हैं। रिमा भी वहाँ से भाग जाता है और कहते हैं ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है। वो डोल्से से पूछते हैं कैसा था ये, जिस पर वो कहते हैं अच्छा रिस्पॉन्स था। ये सुनकर सारी लड़कियां काफी खुश हो जाती है। रिमा बताता है कि डोल्से एक बॉडीगार्ड है जो कि मिस्टर जेफ ने इंट्रोड्यूस कराया था। तब यहाँ पर कार्ला और उनकी कुक आ जाते हैं वहाँ पर खाना लेकर और अब सारे लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना काफी ज्यादा डिलीशियस होता है। डोल्से जो कि ज्यादा इमोशन शेयर नहीं करता है उसे भी काफी खाना टेस्टी लगता है। अगले सीन में कार्ला रिमा उनकी दुकान का ग्राफ दिखाती है
और उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है और उनका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है क्योंकि उनके वर्कर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। र्यूमा कहता है मेरे पास काफ़ी एम्प्लॉय हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ और अब समय आ चुका है नई ब्रांच खोलने का। वो ये बात कार्ला को कहता है। कार्ला ये सुनकर काफ़ी खुश होती है और अब अगले सीन में र्यूमा ग्लिसेला के पास आता है। वहीं ग्लिसेला समझ जाती है कि र्यूमा यहाँ पर अपने नई ब्रांच खोलने के लिए आए। वो र्यूमा से कहती है तुम अपनी नई ब्रांच कहाँ खोलना चाहते हो। वो र्यूमा को डिज़ाइन दिखाकर कहती है चुन लो। ये सुनकर र्यूमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया करता है। और अब र्यूमा घर की तरफ जा रहा होता है तभी एलाइरा का बर्ड र्यूमा के लिए एक मैसेज लेकर आता है जिसमें एलाइरा लिखती है कि मुझे पता है र्यूमा तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए और स्लाइम को स्टडी करने के लिए, और मैं भी स्कूल के लिए स्टडी कर रही हूँ और साथ साथ मैजिक की भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। और जब मैं थक जाती हूँ तो मैं बबली वाटर मैजिक के साथ खेलती हूँ जो तुमने मुझे सिखाया था। वो र्यूमा से कहती है कि कभी कभी आराम करना मत भूलना। वही र्यूमा कहता है एलाइरा मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़े समय के लिए ब्रेक ले पाऊंगा। वही र्यूमा अपनी दुकान पर सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ बाय करता है और अब सभी लोग भी र्यूमा को बाय करते हैं। र्यूमा कहते हैं मैं जा रहा हूँ नए टाउन के अंदर अपनी दुकान की सेकंड ब्रांच खोलने, और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 के एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं र्यूमा ने इलायरा को एक लेटर भेजा है। वो उसको पढ़ती है। उसमें ये लिखा होता है कि र्यूमा गिमल टाउन से डिपार्चर कर चुका है और अब वो लिनफ टाउन की तरफ जा रहा है ताकि वो वहाँ पर अपनी न्यू ब्रांच खोल सके अपनी दुकान की। ये सुनकर इलायरा काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। वही हम लोग र्यूमा को देखते हैं जो कि नए टाउन के पास पहुंच चुका है। वो सोचने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ आखिरकार मुझे इस नए टाउन में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो टाउन की तरफ दौड़ लेता है। और अब लिनिफ टाउन में पहुंचने के बाद र्यूमा कहने लगता है कि गिमल टाउन जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन ये जगह पूरी एक्टिविटी से भरी हुई है। जिसके बाद र्यूमा एक लेटर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसे पियोरो सायोंजी को देना है क्योंकि ग्लिसेला ने मुझे कहा था कि ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा जब मैं लिनफ में पहुंचूंगा। और अब र्यूमा उसी पर्सन को ढूंढने चला जाता है। आगे बढ़ने के बाद वो पियोरो की शॉप के पास पहुंचता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी दुकान काफी ज्यादा बड़ी होती है। र्यूमा लाइन में लगता है और कहने लगता है कि यहाँ का माहौल तो काफी ज्यादा बिजी है, मुझे इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, शायद मैं बाद में आता हूँ। और अब र्यूमा वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन तभी र्यूमा को एक फॉक्स कर रोक लेती है और उसे पूछने लगती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो र्यूमा उसे कहता है कि माफ करना मैं यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आया हूँ, मुझे पियोरो सायोंजी से मिलना है। ये सुनकर वो लड़की कहती है ओ तो तुम मेरे फादर से मिलने आए हो। तो र्यूमा कहता है हाँ। तभी अचानक से वहाँ पर पियोरो ही आ जाता है। वो अपनी बेटी मियाबी से कहने लगता है क्या ये लड़का तुम पर लाइन मार रहा है। मियाबी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तो पियोरो कहता है कि ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है। तो मियाबी उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़का तुमसे बात करना चाहता है। तो र्यूमा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मास्टर ग्लिसेला ने भेजा है। ये सुनकर पियोरो कहते हैं ओ तो तुम हो र्यूमा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ग्लिसेला ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और तुम्हारे बिजनेस के बारे में भी। तुम यहाँ पर अपनी नई ब्रांच खोलना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें गिल्ड में जाकर काफी सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसकी चिंता मत करो, सारा पेपर वर्क मैं संभाल लूंगा। वही मियाबी शौक हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि ये अपने बिजनेस का नया ब्रांच खोलने वाला है लेकिन ये तो दिखने में बच्चा लग रहा है और ये मुझसे ज्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है। तो पियोरो से बताता है कि ये 11 साल का है, यानी कि तुमसे ये 1 साल छोटा है। ये सुनकर मियाबी शौक हो जाती है और कहती है 11 साल का। तो पियोरो से कहते हैं शौक होना बंद करो, तुम र्यूमा को अनकंफर्टेबल बना रही हो। ये सुनकर वो र्यूमा से माफी मांगती है और कहती है मेरा नाम मियाबी सायोंजी है, मेरे फादर और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। र्यूमा उनका शुक्रिया करता है और कहता है आप लोगों से भी मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद पियोरो र्यूमा को बताने लगता है वैसे जो मियाबी नाम है वो हमारे बिजनेस के फाउंडर की बेटी का नाम था, मुझे लगा कि इस नाम से हमें गुड लक आएगा इसलिए मैंने इसका नाम मियाबी रख दिया। ये सुनकर र्यूमा से पूछते हैं क्या उस पर्सन ने कुछ ग्रेट अचीव किया था। तो पियोरो कहते नहीं, वो तो सिर्फ एक रेगुलर पोस्टर गर्ल थी जो कि नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी को खुशी से जीती थी। ये सुनकर र्यूमा कहता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी भी उसी की तरह खुश रहे। तो पियोरो कहते नहीं, इस नाम से मुझे लगा कि हमारे लिए गुड लक आएगा। ये सुनकर र्यूमा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तो तुम्हें सिर्फ गुड लक चाहिए था। ये सब सुनकर मियाबी पियोरो को कहने लगते हैं क्या तुम बोल रहे हो तुम्हें गिल्ड में जाकर अपना काम पूरा करना है। तो पियोरो कहता है हाँ अच्छा याद दिलाया। जिसके बाद र्यूमा और पियोरो गिल्ड की तरफ जाने लगते हैं। पियोरो र्यूमा से कहता है कि गिल्ड में ज्यादा काम करने को बचा नहीं है क्योंकि ग्लिसेला ने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था और मैंने गिल्ड में जाकर पेपर वर्क का काम और छोटे मोटे काम को पूरा कर दिया, बस बचा है तो तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना है और उनके ऊपर साइन करना है। ये सुनकर र्यूमा कहता है क्या आपने सही में इतने सारे काम को पहले पूरा कर दिया। जिस पर वो कहते हैं हाँ, अगर मैं इस काम को पूरा नहीं करता तो ग्लिसेला मेरा सर खा लेती। और अब वो लोग गिल्ड में पहुंच जाते हैं। र्यूमा देखकर कहते हैं कि ये बिल्डिंग तो एक मर्चेंट गिल्ड की तरह दिख रही है और अब वो लोग अंदर बैठे होते हैं। र्यूमा कहने लगता है कि यहाँ का इंटीरियर कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। तो पियोरो से कहते हैं कि ये इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि ये पहले एक किला हुआ करता था। ये सुनकर र्यूमा शौक हो जाता है और कहता है क्या ये मर्चेंट गिल्ड फोर्ट्रेस को यूज कर रही है। तो पियोरो कहता है सिर्फ मर्चेंट गिल्ड नहीं, यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड, क्राफ्टमैन गिल्ड और साथ साथ ड्रैगन गिल्ड भी, ये चारों गिल्ड इसी जगह पर है।
तो र्यूमा कहते हैं ये ड्रैगन गिल्ड कौन सी है? तो प्योरो से कहता है हाँ तुम्हें तो पता नहीं होगा ना, एक बार खिड़की से बाहर देखो। र्यूमा खिड़की से बाहर देखता है तो उसे काफी सारे ड्रैगन दिखते हैं। वो उन्हें देखकर कहने लगता है कि मैंने कभी भी इतने सारे बड़े मॉन्स्टर नहीं देखे हैं। और अब प्योरो कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर ड्रैगन गिल्ड के लिए काम करती है। ये लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती है। वो बताता है कि ड्रैगन को एक साथ रखने के लिए एक काफी बड़ी फैसिलिटी की जरूरत है, इसलिए ड्रैगन गिल्ड इस किले का यूज करती है। ये सुनकर र्यूमा कहता है बाकी गिल्ड्स का क्या होगा? तो प्योरो कहते हैं यही तो इस टाउन की खासियत है। एडवेंचरर गिल्ड रॉ मटेरियल गैदर करती है और फिर क्राफ्टमैन गिल्ड उसे गुड्स में बदलती है, जिसके बाद मर्चेंट गिल्ड उन गुड को सेल करते हैं और फिर उसके बाद ड्रैगन गिल्ड उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसी स्पेशलिटी की वजह से हमारा टाउन इतना ज्यादा बड़ा हुआ है। और अब प्योरो बताते हैं कि जिस पर्सन ने ये सब सेटअप किया वो और कोई नहीं मेरे एंसेस्टर थे और उन्होंने इस जगह का एक कूल नाम रखा है जो कि एयरपोर्ट है। ये सुनकर र्यूमा सोचता है कि ये वर्ड तो अर्थ से आया है। और अब र्यूमा कहने लगता है कि मुझे लगा था कि सायोंजी एक जापानीज नाम है, अब मुझे पक्का पता है कि प्योरो के एंसेस्टर मेरी तरह ही ट्रांसफर हुए इस वर्ल्ड के अंदर। ये भी एक सही तरीका है जिससे कि ट्रांसफर अपनी निशानी छोड़ सकता है इस वर्ल्ड के अंदर। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग सारे गिल्ड का काम पूरा कराते हैं, जिसके बाद र्यूमा प्योरो का शुक्र करते हैं। तो प्योरो से कहते हैं कोई बात नहीं, पर जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प कर देना। जिसके बाद प्योरो र्यूमा को उसकी नई दुकान दिखाने ले आता है और कहता है कि ये मेरी दुकान के काफी ज्यादा पास है, तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ सकते हो। जिसके बाद प्योरो र्यूमा को अंदर ले आता है। वो कहने लगता है कि पहला फ्लोर शॉप एरिया है और दूसरे फ्लोर को तुम मीटिंग एरिया या फिर किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो। र्यूमा को वो जगह काफी पसंद आती है। वो कहने लगता है कि फर्नीचर रखने के बाद ये जगह रेडी हो जाएगी, इतने मैं अपने एम्प्लॉय को इन्वाइट कर लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद र्यूमा अपने लिमो बर्ड को बाहर बुला लेता है। ये देखकर प्योरो काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ग्लिसेला ने मुझे कहा था कि एक टेमर हो, लेकिन इतने अच्छे टेमर मुझे ये नहीं पता था। और अब हम लोग देखते हैं र्यूमा अपने लिमो बर्ड को भेज देता है ताकि वो उसके एम्प्लॉय को बुला सके। जिसके बाद प्योरो र्यूमा से कहने लगता है कि क्या आज रात के लिए तुमने कोई इन बुक करा है? तो र्यूमा कहते हैं नहीं तो मैं तो भूल गया था। तो प्योरो से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारे घर पर रुक सकते हो और तुम्हें काफी अच्छा डिनर भी मिलेगा, क्योंकि वैसे भी तुमने जब गिमल टाउन को छोड़ा था उसके बाद से तुमने अच्छा खाना खाया ही नहीं। तो र्यूमा याद करता है हाँ, और कहते हैं कि हाँ जो ट्रैवलिंग के समय में खाना खा रहा था वो काफी ज्यादा गंदा था। तो प्योरो से कहते हैं चिंता मत करो, आज रात तुम्हें काफी ज्यादा डिलीशियस और काफी रेयर खाना खाने को मिलेगा। ये सुनकर र्यूमा सोचता है और कहता है रेयर खाना। और अब हम लोग देखते हैं र्यूमा प्योरो के घर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि डिनर में तो मिसो सूप, कुक्ड फिश और राइस होती है जो कि जापानीज खाना है। प्योरो र्यूमा से कहने लगता है तुम इन खाने के बारे में जानते हो, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वही र्यूमा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहने लगता है तुम्हें मिसो कहाँ से मिला? जिस पर वो कहते हैं सिर्फ मिसो ही नहीं, मेरे पास विनेगर भी है और सोया सॉस भी है। ये सुनकर र्यूमा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो प्योरो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पैक कर दूंगा। ये सुनकर र्यूमा काफी खुश हो जाता है। तभी मियाबी र्यूमा से कहने लगते हैं बहुत बातें होगी, जल्दी से खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और अब र्यूमा खाने को टेस्ट करता है जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है खाना खाने के बाद। वो कहने लगता है कि यादें ताज़ा हो गई। ये सुनकर वो दोनों पूछते यादें ताज़ा कैसे हो गई? जिस पर र्यूमा बताता है कि मेरी ग्रैंड मदर ये बनाया करती थी। वही मियाबी र्यूमा से कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा रिलीफ हूँ तुम्हारी ये क्यूट साइड देखकर, जो कि तुम्हारी एज के साथ फिट कर रही है, क्योंकि मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी कि तुम एक बिजनेस चला रहे हो और साथ साथ उसकी सेकंड ब्रांच भी खोलने वाले हो, वो भी 11 साल में। तो र्यूमा कहते हैं मैं तो सिर्फ लकी हूँ, मुझे इतने सारे अच्छे लोग मिले जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी। ये सुनकर प्योरो कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, मुझे तो मियाबी की चिंता हो रही है, क्या वो इस हालत में एकेडमी में जा पाएगी जो कि रॉयल कैपिटल में है? ये सुनकर र्यूमा मियाबी से कहता है क्या तुम एकेडमी में जाने वाली हो? जिसमें वो कहती है हाँ, एक फ्यूचर बिजनेसमैन बनने के लिए मुझे वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होगी जो कि मुझे नहीं करनी है, लेकिन मुझे ना चाहते भी वहाँ पर जाना होगा। और अब प्योरो र्यूमा से कहते हैं कल के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? तो र्यूमा कहता है कि मेरे स्टाफ के आने के लिए थोड़ा टाइम है, इतने में शॉप को तैयार कर लूँगा और साथ साथ थोड़ा एडवेंचरर का भी काम पूरा कर लूँगा। ये सुनकर मियाबी शौक हो जाती है और र्यूमा से कहने लगते हैं तुम एक एडवेंचरर भी हो? तो र्यूमा कहता हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ई रैंक का एडवेंचरर हूँ। ये सुनकर प्योरो कहता है तुम्हारे लिए ई रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो र्यूमा पूछता है कैसी प्रॉब्लम? जिसमें मियाबी उसको बताती है कि ई रैंक के लिए काफ़ी कम जॉब है इस टाउन के अंदर। तो र्यूमा पूछता है ऐसा क्यों? जिसमें वो बताते हैं कि टाउन के बाहर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का ग्रुप घूम रहा है, इसलिए लोग टाउन के बाहर छोटी जॉब को असाइन नहीं करते हैं। तभी प्योरो कहता है कि वो मॉन्स्टर हाईवे पर भी आ रहे हैं, जिसके कारण से बिजनेस पर अफेक्ट पड़ रहा है। तो र्यूमा उनसे पूछते हैं कैसे टाइप के मॉन्स्टर? जिसमें मियाबी उसको बताती है कि उस मॉन्स्टर का नाम स्मैश बोर है और वो रैंक डी का है। ये सुनकर र्यूमा कहने लगता है कि स्मैश बोर नाम तो मैंने तब सुना था जब मैं रिइनकार्नेटेड हो रहा था। वो याद करता है कि गॉड ने उसे रेकमेंड किया था कि रिइनकार्नेटेड होने के बाद र्यूमा ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्क्यूलस में जाए। वो फॉरेस्ट इस दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेसेस में से एक है, जहाँ पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर मिलते हैं। गॉड र्यूमा से कहते हैं कि अगर र्यूमा उस फॉरेस्ट के कुछ मॉन्स्टर को हराएगा तो र्यूमा को काफी अच्छा कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा, और उन्हीं मॉन्स्टर में से एक स्मैश बोर भी है।
र्यूमा का इतना सोचता हुआ देख पियोरो और मियाबी र्यूमा से कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो? र्यूमा उनसे कहते हैं कि स्मैश बोर ही वो मोस्टर है जिसको मैं ट्राई करना चाहता था और हराना चाहता था। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पियोरो र्यूमा से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम उस मोस्टर को हमारे लिए हरा दो, क्योंकि उसका मीट काफी ज्यादा महंगा मिलता है। ये सुनकर मियाबी पियोरो से कहने लगती है आप कैसी बातें कर रहे हो? र्यूमा रैंक ही का एडवेंचरर है, अगर उसे चोट लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? तो पियोरो से कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, गुस्सा होने की क्या जरूरत है? ये सुनकर मियाबी कहती है ये कैसा जोक हुआ, वैसे आपके सारे जोक बेकार होते हैं। मियाबी को इतना गुस्सा में देखकर पियोरो डर जाता है और र्यूमा से कहता है मेरी हेल्प करो। र्यूमा भी सोचने लगता है मैं कैसे हेल्प करूंगा तुम्हारी। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं पियोरो को थोड़ा काम होता है, इसलिए वो मियाबी को कहता है र्यूमा को गाइड करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और अब मियाबी र्यूमा से पूछती है तुम्हें क्या करना है, जिस पर र्यूमा बताता है कि मुझे लकड़ियाँ खरीदनी है ताकि मैं अपनी दुकान के लिए फर्नीचर बना सकूं। ये सुनकर मियाबी कहती है लकड़ियाँ खरीदनी है, वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और अब अगली सीन में हम लोग पियोरो को देखते हैं जो कि अब थोड़ा फ्री हो चुका है। वो र्यूमा की दुकान पर आता है ये देखने के लिए कि काम कैसा चल रहा है। जैसे ही वो अंदर आता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अंदर तो स्लाइम काम कर रही है। और अब वो मियाबी से कहता है ये क्या है? तो मियाबी कहते हैं मुझसे मत पूछो, र्यूमा से पूछो। और अब वो दोनों र्यूमा से पूछते हैं ये क्या है? तो र्यूमा कहते हैं ये तो सिर्फ स्लाइम है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्लाइम थोड़ी है, ये तो टूल्स भी यूज कर रहे हैं। तो र्यूमा कहता है हाँ मैंने उनको सिखाया टूल यूज करना और वो लोग सीख गए। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब काम पूरा हो चुका है और अब र्यूमा उन दोनों को गुड बाय करता हुआ एडवेंचरर गिल्ड की तरफ जाने लगता है। तभी मियाबी उससे कहती है कि स्मैश बोर का ध्यान रखना, अगर वो तुम्हें दिखे तो भाग जाना। र्यूमा भी उसकी बात को सुन लेता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं र्यूमा टाउन के बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है कि वो लोग सही कह रहे थे, यहाँ पर काफी कम ई रैंक की जॉब है, मैं सिर्फ हर्ब्स कलेक्ट करने वाली जॉब को ही ढूंढ पाया हूँ। और अब हम लोग देखते हैं र्यूमा अपनी स्लैम के जरिए काफी सारी हर्ब्स को कलेक्ट कर लेता है। तब यहाँ पर लिमोर बढ़ जाती है एलायरा का मैसेज लेकर। और अब र्यूमा उस लेटर को पढ़ता है जिसमें इलायरा र्यूमा को कांग्रेचुलेशन करती है उसके नई दुकान खोलने की, और उसने इस दुकान की बात अपनी फैमिली को भी बताई। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो र्यूमा से कहते हैं कि इसी तरीके से और ब्रांचेस खोलते रहो, अगर हो सके तो एक दिन रॉयल कैपिटल में भी ब्रांच खोलना, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे से काफी जल्द मिल पाएंगे। और मुझे पता है कि तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसी कारण से तुम्हें और ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक लेना मत भूलना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर र्यूमा इलायरा का शुक्रिया करता है और कहता है मैं ध्यान रखूंगा। तभी अचानक से र्यूमा को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि कुछ एडवेंचरर के पीछे तो वही स्मैश बोर्ड लगा हुआ है जो कि र्यूमा को हराना था। उसे देखकर र्यूमा तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए, और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं जिनके पीछे स्मैश बोर्ड लगा हुआ है। र्यूमा भी ये सब देख लेता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके ऊपर तीर से हमला करता है, लेकिन स्मैश बोर्ड को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी स्किन काफी ज्यादा मोटी है। वही वो एडवेंचर र्यूमा को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन र्यूमा वहाँ से भागता नहीं है। वो स्मैश बोर्ड के ऊपर जाकर पंचेस से हमला करता है, लात मारता है, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता है। इसलिए र्यूमा उसके ऊपर काफी जोर से पावर पंच मारता है और अब स्मैश बोर्ड वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर वो एडवेंचर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। र्यूमा उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ हमें ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन हमारी एक फ्रेंड है जो कि काफी ज्यादा घायल है और वो उस तरफ है। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें रिपे करेंगे, बस हमें उसके पास जाने दो। ये सुनकर र्यूमा कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुझे हीलिंग मैजिक आता है। तो लड़की कहती है ऐसी बात है तो क्या तुम यहीं पर रुक सकते हो, क्योंकि तुम इस बोर को अकेले तो नहीं छोड़ सकते हो यहाँ, हम अपनी फ्रेंड को यहीं पर ले आएंगे। तो र्यूमा भी उनकी बात को मान जाता है और अब वो लोग चले जाते हैं। वहीं र्यूमा ब्लडी स्लाइम को निकालकर उस बोर के अंदर भेज देता है और कहते हैं इसके अंदर का सारा ब्लड खींच लो, क्योंकि मिस्टर पियोरो ने कहा था कि इसका मीट काफी ज्यादा अच्छा बिकता है। वहीं वो स्लाइम सारा ब्लड निकालकर काफी जल्दी बाहर आ जाती है। र्यूमा कहते हैं तुम तो काफी अमेजिंग हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वही एडवेंचर्स अपने दोस्त को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। र्यूमा कहते हैं इसकी हालत तो काफी खराब है, लगता है इसके ऊपर डायरेक्ट हीट हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसे जरूर हील करूंगा। और अब र्यूमा अपनी स्लाइम की मदद से उसे हील कर देता है, जिसके बाद वो खड़ी हो जाती है। वो र्यूमा का शुक्रिया करती है और कहती है तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेयर स्लाइम है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग र्यूमा को कुछ पैसे देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें रिपे करना चाहते हैं, लेकिन इस समय हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा है। वहीं वो लड़की र्यूमा से कहती है अगर हम लोग गिल्ड में वापस जाएंगे तो हम तुम्हें काफी अच्छे से रिपे कर पाएंगे, क्योंकि हमने काफी सारी हर्ब्स कलेक्ट करी है। तो र्यूमा उनसे कहते हैं जितना पैसा भी तुम्हारे पास है उतना ही काफी है, मुझे और नहीं चाहिए। ये सुनकर वो लोग कहते हैं क्या सच्ची में? तो र्यूमा उनसे कहते हैं हाँ, क्या तुम मेरी एक चीज में हेल्प कर सकते हो? मैं स्मैश बोर को वापस से टाउन में ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग जरूर करेंगे। और अब र्यूमा उनसे कहता है एक और चीज, क्या तुम गिल्ड में ये कह सकते हो कि इस स्मैश बोर को मैंने गलती से मारा है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए? ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं वो लड़की र्यूमा से कहती है क्या तुम हमारी तरह ई रैंक के एडवेंचरर हो? तो र्यूमा कहता है हाँ, जिसके बाद वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं वो लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। वो कहती है मैं हूँ फिली और ये है लूरी और कैन। वहीं लूरी र्यूमा से कहती है तुम काफी इंप्रेसिव हो, तुमने इस बोर को काफी इजीली हरा दिया। तो र्यूमा कहता है ये तो बस एक लकी पंच था। और अब वो लोग प्योरो के शॉप में आते हैं। प्योरो र्यूमा से कहने लगता है मैं तो मजाक में कह रहा था, तुम तो सच्ची
में इसको मार के लिया है। वहीं मिया भी र्यूमा पर काफी गुस्सा होती है। वो कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा था ना, स्मैश बोर्ड दिखे तो भाग जाना, इसे मारने को नहीं कहा था। तभी गिल्ड से एक बंदा आता है। वो उन लोगों से कहने लगता है, हमें रिपोर्ट मिली है कि स्मैश बोर को हंट करके यहाँ पर लाया गया है। तो प्योरो कहते हैं हाँ, जिस पर वो बंदा कहता है कि डेंजरस मॉन्स्टर को ऑफिशियल लाइसेंस के बिना मारना मना है। तो क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या हुआ था? वही र्यूमा उन तीनों एडवेंचर से बताने को कहता है। वो लोग भी उस बंदे को वही बताते हैं जो कि र्यूमा ने बताने को कहा था कि र्यूमा ने उन लोगों को बचाने के लिए उस बोर को मारा। ये सुनकर बंदा कहता है, तो र्यूमा ने कोई भी रेगुलेशन नहीं तोड़ा और तुम गिल्ड में इसका दांत ले आना प्रूफ के तौर पर, ताकि हम तुम्हें रिवॉर्ड दे सके। र्यूमा भी मान जाता है और वो बंदा वहां से चला जाता है। वही वो एडवेंचर भी र्यूमा से कहने लगते हैं, तुमने हमें जिस काम के लिए बुलाया था वो पूरा हो गया, अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। उन लोग के वहाँ से जाने के बाद प्योरो र्यूमा से कहते हैं, तो तुम इस बोर का सारा मीट हमें दे रहे हो ना? जिस पर र्यूमा कहते हैं हाँ, लेकिन थोड़े बहुत पीसेस मुझे भी दे देना खाने के लिए। और अब हम लोग देखते हैं एक शेफ उस बोर को काटता है और अब वो प्योरो को बताता है कि इसके मीट के अंदर तो ब्लड ही नहीं है। तभी र्यूमा कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ब्लडी स्लाइम से इसके अंदर का सारा ब्लड निकाल लिया है। ये सुनकर प्योरो काफी ज्यादा खुश होता है। वो र्यूमा से कहते हैं, क्या तुम ये स्लाइम मुझे बेचोगे? वो कहता है, बिना ब्लड का मीट काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, यानी काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा मुझे, प्लीज इस स्लाइम मुझे दे दो। तो र्यूमा उसे कहते हैं कि बिना टेमर के तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लडी स्लाइम है। तो प्योरो कहते हैं, क्यों ना तुम इस स्लाइम को काट कर मेरे साथ शेयर कर लो। ये सुनकर मिया भी गुस्सा हो जाती है और अपने डैड से कहती है, क्या तुम पागल हो? तो प्योरो हंसकर कहने लगता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और अब अगले सीन में र्यूमा गिल्ड से वापस आता है, जहाँ पर वो मियाबी को बताता है कि उसे स्मैश बोर को मारने के और हब्स को कलेक्ट करने के पैसे मिल गए। ये सुनकर मियाबी कहते हैं, सही है, कल रात को तुम्हें मीट के पैसे मिले थे, बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा है। और अब हम लोग देखते हैं वहाँ पर प्योरो आ जाता है। वो र्यूमा से कहने लगता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अभी लंच टाइम हो रहा है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और अब वो र्यूमा को किचन में ले आता है और उसे कहता है, क्या तुम इस मीट से कुछ खाने का बना सकते हो? वहीं र्यूमा भी उस मीट को देखने लगता है। वो कहता है, ये एक पोर्क की तरह, तो मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। ये सुनकर प्योरो कहते हैं, सही है, तुम शॉप के किसी भी इंग्रेडिएंट का यूज कर सकते हो। वहीं मियाबी भी र्यूमा से कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और अब र्यूमा सारी इंग्रेडिएंट इकट्ठी करके खाना बनाना शुरू करता है। वो कहने लगता है, इस वर्ल्ड की वेजिटेबल्स मेरे वाले वर्ल्ड की वेजिटेबल्स की तरह ही है, तो जब मैं वहाँ पर जो डिशेज बनाया करता था वो मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ। और अब हम लोग देखते हैं र्यूमा डिश को तैयार कर देता है। प्योरो पूछते हैं, डिश का नाम क्या है? तो र्यूमा कहता है, जिंजर स्मैश बोर और बोर सूप। वही मियाबी भी खाने को टेस्ट करती है, उसे खाना काफी टेस्टी लगता है। प्योरो को भी काफी पसंद आता है। वो कहता है, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने कहीं नहीं देखा। और अब सूप पीने के बाद वो कहता है, अगर लोगों को इतने न्यूट्रिशियस खाने के बारे में पता चलेगा तो हमारी मीसो और सोया सॉस और ज्यादा बिकेंगे। वहीं र्यूमा खाना खा रहा होता है। वो कहता है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस खाने को प्रॉपरली बना पाया। और अब जब शाम को र्यूमा प्योरो की शॉप के पास से जा रहा होता है, वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। तो र्यूमा को पता लगता है कि वहाँ पर तो र्यूमा की डिश बिक रही है। ये देखकर र्यूमा कहते हैं, बिजनेस के मामले में प्योरो काफी ज्यादा तेज है। और अब अगले दिन र्यूमा वापिस से अपनी शॉप में आकर काम शुरू करने वाला होता है। तभी वो देखता है कि कार्ला आ जाती है। वही र्यूमा से कहते हैं, तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? जिसमें वो बताते हैं कि ये न्यू एम्प्लॉय है हमारी सेकंड शॉप के लिए, जिसमें 2 क्लर्क है और वो बॉडीगार्ड की ड्यूटी भी करेंगे, और इसमें एक शेफ भी है। और अब र्यूमा उन लोग को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहते हैं, अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत आए या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे या फिर कार्ला को जरूर बताना। तो लड़की एम्प्लॉय कहती है कि हमने गिमल में ट्रेनिंग करी है 1 दिन के लिए, लेकिन हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा यहाँ पर सेटल होने के लिए। वहीं शेफ कहता है कि मैं मिस सालमा जितना तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। उनके इंट्रोडक्शन सुनकर र्यूमा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है मन में, मिस कार्ला, आपका शुक्र है इतने अच्छे एम्प्लॉय ढूंढने के लिए। वहीं कार्ला र्यूमा से कहती है, क्या आप हमें लिस्ट बनाकर दे सकते हो वो काम करने के लिए जो कि शॉप ओपन करने में जरूरी है? तो र्यूमा कहता है, हाँ जरूर। और अब हम लोग देखते हैं वो सारे एक साथ मिलकर दुकान को खोलने की तैयारी करने लगते हैं। और अब 3 दिन बीत जाते हैं। प्योरो उनकी शॉप को देखकर कहता है कि इन लोगों ने प्रिपरेशन कितनी जल्दी कर ली। तो मियाबी कहती है, उसने काफी अच्छे एम्प्लॉय हायर किए होंगे। जिस पर प्योरो कहते हैं, उतना ही नहीं, अगर तुम ध्यान से देखोगी तो र्यूमा ही सारे काम का सेंटर है, ये सही में एक टैलेंटेड बिजनेसमैन है। वहीं र्यूमा मन में कहने लगता है, क्या इसको करने में टाइम लग गया या फिर ये जल्दी हो गया? मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं, क्योंकि मेरे पिछले वर्ल्ड में टाइम बस पास हुआ करता था, लेकिन इस वर्ल्ड में नहीं। यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले जिन लोगों ने मेरे टाइम को काफ़ी मीनिंगफुल बना दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं र्यूमा अपनी सेकंड शॉप को खोल देता है, जहाँ पर कस्टमर काफ़ी सारे आने लगते हैं। वहीं र्यूमा मन में लायरा से कहते हैं, मैंने अपनी नई दुकान खोल ली। और अब हम लोग देखते हैं सारे लोग मिलकर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिस कारण से उनके पहले दिन का बिजनेस काफ़ी बढ़िया चलता है। और अब र्यूमा सभी को शुक्रिया करता है और कहता है, आप लोगों ने मेरे बिना काफ़ी बढ़िया काम कर लिया। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग कल भी ऐसा ही काम करोगे। और अब अगले दिन की सुबह सुबह हम लोग देखते हैं र्यूमा वापिस से गिमल टाउन की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर सारे लोग उसे बाय करने के लिए आए हैं। वहीं प्योरो र्यूमा से कहते हैं, अब तुमने अपनी नई दुकान खोली ली है, तुम्हें गिमल टाउन में वापस जाकर सोचना होगा कि अब से तुम्हें करना क्या है। ये तुम्हारे लिए सही चॉइस है, मैं तुम्हें गुड लक देता हूँ, ऐसे भी आगे शॉप खोलते रहना। वहीं पर कार्ला और बाकी एम्प्लॉय र्यूमा से कहते हैं, यहाँ की चिंता मत करो, हम लोग बिजनेस को संभाल लेंगे। र्यूमा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सभी लोगों से कहता है, आप लोग अपना ख्याल रखना, ज़्यादा मेहनत मत करना।
ये सुनकर मियाबी कहती है तुम भी ज़्यादा हार्ड वर्क मत करना, मुझे नहीं पता हम लोग कब वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक मरना मत। तो रीमा कहता है मैं नहीं मरने वाला हूँ। जिसके बाद मन में कहता है काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मुझे डिस्कवर करनी है, उसे किए बिना मैं मर नहीं सकता हूँ, और वैसे भी मैंने इलायरा से प्रॉमिस किया है। तभी रीमा मियाबी से कहता है तुम इस साल कैपिटल की एकेडमी में जाने वाली हो ना, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसी एकेडमी में इलायरा नाम की लड़की आने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो क्या तुम उससे अच्छे से दोस्ती करोगी? तो मियाबी कहती है ठीक है, अगर तुम उस लड़की की तारीफ कर रहे हो तो मैं उससे ज़रूर बात करूंगी। और अब रीमा उसे कहते हैं क्या तुम उसे एक मैसेज दे सकती हो, गुड लक। ये सुनकर मियाबी कहती है हाँ मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगी, तुम्हें भी गुड लक। और अब रीमा वहाँ से चला जाता है। वो कहने लगता है गेमल टाउन में पहुँचने के बाद मुझे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्क्विलर्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ एक सिंगल स्मैश बोर्ड से ही लड़ पाया हूँ। और अब रीमा को इलायरा की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें रीमा से पूछती है नई सिटी की लाइफ कैसी है, मैं भी इस साल रॉयल कैपिटल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली हूँ। इलायरा कहते हैं कि मैं और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ टेमिंग मैजिक को सीखने के लिए, क्योंकि तुमने एक ही साथ काफ़ी सारे स्लाइम को कंट्रोल किया था, मैं भी तुम्हें काफ़ी जल्द कैचअप कर लूँगी। और अब अगले सीन में हम लोग रीमा को देखते हैं जो कि सर्च के पास आता है और जो सुवीनियर वो उसके लिए लाया है वो उसे दे देता है। सर्च कहने लगता है अच्छा तुम एक दिन पहले आ गए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मिलता ही नहीं। ये सुनकर रीमा उससे पूछता है क्या तुम कहीं पर जा रहे हो, जिसमें वो कहते हैं हाँ मैं कैलिबल टाउन में जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं मैजिक आइटम मार्केट में जाऊँगा। तो रीमा उससे पूछता है ये कौन से आइटम होते हैं। तो सर्च रीमा को एक टॉय कार दिखाते हैं और अब वो उसके अंदर मैजिक डालते हैं जिसके कारण से वो चलने लगती है। और अब वो रीमा को एक गेट दिखाता है जिनके अंदर न्यूट्रल मैजिक इम्ब्यून है, उनको हम लोग स्पिन कहते हैं। सर्च कहते हैं जैसे इनके ऊपर मैजिक लगता है ये सेट करी हुई पोजीशन में स्पिन होते हैं, इसे अक्सर पावर सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। ये सुनकर रीमा कहता है तो ये एक मैजिक मोबाइल है। तो सर्च कहता है हाँ तुमने गेस कर ही लिया होगा, ये एक कैच के साइज जितना वेपन होता है जिसमें लोग राइड कर सकते हैं। वो कहता है कैपिटल में हर साल रेस होती है और मेरे पास भी ये मैजिक मोबाइल है। ये सुनकर रीमा कहता है इसके अंदर ज़्यादा पावर तो नहीं लगती कि प्रोवाइड करता होगा। तो सर्च कहता है हाँ बदकिस्मती से ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये एक हॉबी की तरह है। और अब सर्च रीमा को बताता है ये तो सिर्फ एक चीज़ है, मैजिकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है देखने के लिए। जिसके बाद वो रीमा को और ज़्यादा मैजिक आइटम दिखाता है और कहते हैं तुम इसे कंबाइन करके एक न्यू मैजिक आइटम क्रिएट कर सकते हो बिना किसी मैजिक के। ये सुनकर रीमा कहता है न्यू आइटम क्रिएट करना ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब सर्च कहता है कि उस मार्केट के अंदर मैजिक आइटम भी अवेलेबल होंगे जिन्हें तुम इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ये सुनकर रीमा भी सोचता है मैजिक आइटम मार्केट, हाँ। और इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग कैलम को देखते हैं जो कि रीमा को बताते हैं कि क्लीनर स्लाइम ने गलती से चारकोल खा लिया है। वो कहता है आपने कहा था कि अगर हम लोग चारकोल को किचन में रखेंगे तो वो एयर को क्लीन करेगा और ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेगा। हमें लगा ऐसा कुछ होगा इसलिए हमने चारकोल को लॉन्ड्री रूम में रख दिया और वहीं पर क्लीनर स्लाइम ने उन चारकोल को खा लिया। और अब सभी लोगों ने नोटिस किया है कि चारकोल खाने के बाद ये स्लाइम अच्छे से गंदगी साफ नहीं कर रहा है और इसी बात के लिए कैलम रीमा से माफी मांगने लगते हैं। वही रीमा से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुमने ये बात नोटिस करी। और अब वो कैलम को बताता है कि क्लीनर स्लाइम इवॉल्व हो रही है। बताते हैं कि जब कोई स्लाइम इवॉल्व होती है तो उसे न्यू एबिलिटीज मिलती है और उसके खाने की चीजें चेंज हो जाती है। और अब रीमा उसे कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा और अगर तुम्हें ऐसे सिमिलर स्लाइम दिखे तो मुझे जरूर बताना। ये सुनकर कैलम कहते समझ गया, मैं ये बात का भी रिकॉर्ड रखूंगा कि ये क्या खाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा ने जो लेटर इलायरा को भेजा था, इलायरा ने उसके रिप्लाई में एक लेटर लिखा है। इलायरा कहती है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि क्लीनर स्लाइम इवॉल्व हो रहा है, मैं ये सोच रही हूँ कि उसके अंदर कैसी नई एबिलिटीज आएंगी, जब वो इवॉल्व हो जाए मुझे जरूर बताना। और अब इलायरा रीमा से मैजिक आइटम मार्केट के बारे में बात करती है। वो कहती है सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर तुम उस मार्केट में कभी जाओ तो मुझे उसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गई हूँ। उसके बाद रीमा उस लेटर को बंद कर देता है। वो कहने लगता है मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो शॉप का ख्याल कौन रखेगा। जिसके बाद रीमा वापिस से कैलम से मिलता है और उसे कहते हैं कि एक बार मैं अपने होम टाउन वापिस जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बचा हुआ सामान है और अब मैं वहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं फोकस करूंगा थोड़ा अब एडवेंचर्स के काम के ऊपर। ये सुनकर कैलम कहते समझ गया, आपके जाने के बाद शॉप का ख्याल मैं रख लूंगा, लेकिन आपका होम टाउन है कहाँ पर। तो रीमा कहता है मेरा होम टाउन ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्क्विलर्स में है। ये सुनकर कैलम काफी ज्यादा शौक होता है। तो रीमा उसे कहते तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो, जिस पर वो कहता है माफ कर दो, मैं थोड़ा शौक हो गया था। मैं जानकर हैरान हूँ कि आप अभी तक जिंदा हो मैनेजर। तो रीमा उसे कहते कि क्या तुम उस ग्रेट फॉरेस्ट के बारे में जानते हो, जिस पर कैलम कहते हैं हाँ, वो एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर रहते हैं और मैंने सुना है कि ये दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक है। ये एक काफी बड़ा चमत्कार है कि आप वहाँ से जिंदा आए हो। और अब रीमा उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले एडवेंचर्स के तौर पर मैं थोड़ी रैंक बढ़ाकर जाऊँ, इसलिए मुझे अभी भी टाइम लगेगा मेरे होम टाउन में जाने के लिए। तो कैलम रीमा से कहता है कि ये आपका डिसीजन है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक बार पूरी तैयारी कर लेना।
तो रीमा कहता हाँ, इसलिए तो मैं गिल्ड जा रहा हूँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। जिसके बाद रीमा गिल्ड में आता है, जहाँ पर वो मेलिन नाम की रिसेप्शनिस्ट से बात करता है। वो उसे कहता है मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत एडवेंचर के काम कर लूँ। ये सुनकर मेलिन रीमा के लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढने लगती है। तभी रीमा उसे कहता है कि मैं तुमसे किसी चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर मेलिन कहती है वो क्या है। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ एडवेंचरर एक रिसेप्शनिस्ट को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर मेलिन रीमा से कहती है 1 मिनट रुको। और अब वो जाकर उन एडवेंचर को कहते हैं तुम्हें जॉब मिल चुकी है ना, जाकर अपने काम को पूरा करो, यहाँ पर इसे परेशान मत करो। ये सुनकर वो लोग मेलिन की बात को मान जाते हैं और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब मेलिन रीमा को अपने पास बुलाकर इस न्यू रिसेप्शनिस्ट को इंट्रोड्यूस कराती है। इसका नाम है पाइना, जिसने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया है। वहीं रीमा भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं पर पाइना थोड़ी नर्वस ही होती है, तो मेलिन रीमा से कहती है जैसे तुम देख ही सकती हो ये थोड़ी नर्वस टाइप की है। और रीमा, जिस इश्यू को तुम मुझे देने वाले थे तो क्या मैं वो पाइना को दे सकती हूँ, जिससे कि इसे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैसे मैं रहूँगी वहीं पर हेल्प करने के लिए। तो रीमा भी मान जाता है और कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो सारे एक साथ बैठे होते हैं। पाइना रीमा से कहती है अब बताओ आपको क्या ज़रूरत है। तो रीमा उसे कहता है कि मेरा एक नया गोल है, मैं अभी रैंक ई पर हूँ और रैंक सी पर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद रीमा उसे कुछ मोस्टर के नाम की लिस्ट दिखाता है और कहते हैं मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये सारे मोस्टर इन्वॉल्व हों। तो पाइना उन मोस्टर के नाम पढ़ती है जो कि होते हैं ट्रेंड, मैड सैलेमेंडर, कालिफ मंकी। रीमा कहते हैं कि मुझे पता है ये रैंक ई वाले एडवेंचर के लिए जॉब नहीं है, लेकिन जब मेरी रैंक बढ़ जाएगी तो मैं इन्हें मार दूंगा, इसलिए मैं इनके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। मैंने सुना है कि गिल्ड के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तो पाइना कहती हाँ और उससे पूछते कि तुम्हें कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो रीमा कहते हैं कि मुझे उनकी बायोलॉजी, हैबिटेट और उनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो तुम्हारे पास हो, और हो सके तो ग्रेट फॉरेस्ट और स्क्यूलस में रहने वाले मोस्टर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन। ये सुनकर मेलिन रीमा से कहती है क्या तुम उस फॉरेस्ट में जाने की सोच रहे हो। तो रीमा कहते हैं हाँ, जिसके बाद वो उन्हें रीज़न बताते हैं कि वो वहाँ पर जाना क्यों चाहता है। ये सुनकर मेलिन रीमा के रीज़न को समझ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो तो हमारे पास कोई भी हक नहीं है तुम्हें रोकने का। जिसके बाद वो पाइना को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहती है। और वो रीमा से कहती है मैं पहले सरप्राइज थी कि तुम्हारी एबिलिटीज बाकी बच्चों से ज़्यादा हाई है, लेकिन अब ये जानकर समझ आया कि ये तो नेचुरल है क्योंकि तुम उस ग्रेट फॉरेस्ट से जो आए हो। और अब हम लोग देखते हैं पाइना काफ़ी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाती है और अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मेलिन को चेक कराती है। मेलिन कहती है कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। जिसके बाद पाइना रीमा को साइन करने के लिए कहती है। रीमा भी साइन कर देता है। जिसके बाद वो रीमा को एक वाउचर देती है प्रूफ के तौर पर। वो रीमा से कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी जब भी तुम अपने आइटम वापस लेने आओगे, इसलिए इसे खोना मत। तो रीमा भी मान जाता है और वो अपने आइटम बॉक्स में इस वाउचर को डाल देता है। और अब रीमा उनसे पूछता है कि क्या कोई ऐसी जॉब है जो कि छोटी भी हो और जिससे मेरी रैंक काफी जल्दी बढ़ जाए। ये सुनकर पाइना रीमा को एक जॉब लाकर दे देती है और ये जॉब होती है पार्सल डिलीवर करने की कैलेबन में, और इसकी टाइम लिमिट है जितना जल्दी हो सके। पाइना बताती है कि कैरेज वाले पार्सल ले जाना भूल गए और वो चाहते हैं कि ये परसों डिलीवर हो जाए। ये सुनकर मेलिन कहती है परसों, ये तो इम्पॉसिबल है। तो पाइना कहती हाँ, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि वो हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे अगर देरी हो गई तो। और मैंने नोटिस किया कि रीमा स्पेस मैजिक यूज कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि रीमा टाइम पर उस पार्सल को पहुंचा देगा। वहीं रीमा ये सुनकर इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं रीमा मन में कहने लगता है कि कैलेबन तो वही जगह है जिसके बारे में मिस्टर सर ने बताया था कि वहाँ पर मैजिक आइटम मार्केट लगती है, मैं उस मार्केट को भी देख पाऊंगा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रीमा कैलेबन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो गार्ड से कहते हैं यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तो गार्ड बताता है क्योंकि कल से मार्केट लगने वाली है और इस बार जो मार्केट होने वाली है वो है मैजिक आइटम की। तो रीमा पूछते है कि क्या यहाँ पर और टाइप के मार्केट होते हैं। तो गार्ड कहते हैं हाँ, हर साल में 6 बार मार्केट लगती है। जिसके बाद रीमा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पार्सल डिलीवर करना है। और अब वहां पर एक अंकल आते हैं। वो कहने लगते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये पार्सल सही में इतनी जल्दी आ जाएगा। और अब वो उस पार्सल को ले लेता है, जिसके बाद वो साइन कर देता है। रीमा भी वहां से अब जाने लगता है, लेकिन अब वो अंकल रीमा को रोककर चाय पिलाने लगते हैं। रीमा भी मान जाता है और अब वो चाय पीने लगता है। और अब वो नोटिस करता है कि इस चाय के अंदर से तो कॉफी का टेस्ट आ रहा है। वो अंकल से पूछता है कि ये कैसी चाय है। तो वो कहते हैं कि ये किसी डांटे नाम के फूल की रूट से बनी है जो कि हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। ये सुनकर रीमा मन में कहता है तो ये डैंडेलाइन कॉफी है, तो ये यहाँ पर बन सकती है। ऐसा बोलने के बाद रीमा उस कॉफी को पी लेता है और अब अंकल का शुक्र करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सर्ज आ जाता है। वो रीमा को देखकर पहचान जाता है। ये देखकर वो रीमा से कहते हैं क्या तुम सर्ज को जानते हो। जिस पर रीमा कहता है हाँ, ये गिमेल टाउन में मेरी काफी तरीके से मदद करते हैं। ये सुनकर सर्च कहते हैं नहीं नहीं रीमा तुम हो जो कि मेरी हेल्प करता है। जिसके बाद वो रीमा से कहते हैं वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रीमा उसे बताता है कि मैं एक पैकेज डिलीवर करने आया था एडवेंचर के तौर पर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सर्च कहते हैं कि ये कुछ मैजिक आइटम वर्कशॉप में से एक है जहाँ पर मैं आया करता हूँ, तो मार्केट शुरू होने से पहले मैंने सोचा यहाँ पर हेलो करने आ जाऊँ। वहीं पर वो अंकल भी ये सब बातें सुनकर रीमा को अपना नाम बताते हैं डिनो में। जिसके बाद डिनो में अंकल सर्च से कहते हैं मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो रीमा से कहते हैं तुम भी देखने आ सकते हो। जिसके बाद डिनोमे उन्हें अपने साथ लाते हैं और बनाई हुई मैजिक मोबाइल दिखाता है उन्हें। डिनोमे उनसे कहते हैं तुम कुछ भी देख सकते हो बट उन्हें हाथ मत लगाना। जिसके बाद रीमा पूछता है क्या ये भी एक मैजिक आइटम है।
तो डिनोमे कहते नहीं, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल कैरेज है, एक पड़ोसी ने ये मुझे ठीक करने के लिए दी है। ये सुनकर सर्च डिनोमे से कहता है, ये तो काफी अजीब बात है, तुम तो कहते कि जो नॉन मैजिक आइटम होगी तुम उससे रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं लोगे। तो डिनोमे कहता है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है मेरे ग्रैंडसन के लिए। तो सर्च कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो डिनोमे कहते हैं नहीं, मैं तो बस अपने ग्रैंडसन का ट्यूशन लगाना चाहता हूँ जिससे कि वो कैपिटल की एकेडमी में जा सके। और अगर तुम रीजन पूछोगे क्योंकि मेरा ग्रैंडसन एक जीनियस हो सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही ये चीज़ बनाई है, देखो कितना अमेजिंग है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सर्च और रीमा बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है डिनोमे ने रीमा को खुशी के मारे वही चीज़ दे दी है। रीमा कहते हैं मैं क्या ही करूँगा, लेकिन वापस दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपने पास ही रख लेता हूँ इसे। और अब सर्च रीमा से कहने लगता है आज का तुम्हारा अब क्या प्लान है। तो रीमा कहते हैं सबसे पहले तो मैं जगह देखूंगा रहने के लिए, और अब जबकि मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट देखकर ही घर वापस जाऊँ। ये सुनकर सर्च कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे इन में रुक सकते हो, और अगर तुम चाहो तो कल मैं तुम्हें मार्केट भी दिखा दूंगा। रीमा भी सर्च के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो सर्च का शुक्रिया करता है। और अब हम लोग देखते हैं सर्च रीमा से कहता है कि मुझे थोड़ी जगह और जाना है, इसलिए मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा और हम लोग डिनर साथ करेंगे। ऐसा बोलने के बाद सर्च वहां से चला जाता है। वहीं रीमा अपने कमरे में अकेला होता है। वो कहता है मेरे पास तो काफी खाली टाइम है, मैं अब क्या करूं। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो ये चीज है जो कि डिनोमे ने उसे दी थी। वो सोचता है कि इससे क्या मैं कुछ बना सकता हूँ, और अब रीमा उससे कुछ बनाना शुरू करता है। और अब शाम हो जाती है, तभी सर्च आ जाता है रीमा को बुलाने। रीमा भी घबरा जाता है और कहता है आ रहा हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग काफी मशहूर जगह पर खाना खाने आते हैं। वहीं सर्च रीमा से कहता है तुम कोई चीज़ बना रहे थे, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो तुम क्या बना रहे थे। तो रीमा भी उस चीज़ को निकालता है और कहता है ये एक म्यूजिक बॉक्स है और ये इस तरीके से म्यूजिक प्ले कर सकता है। ये एक टूल तो नहीं है लेकिन ये एक खिलौना है। वहीं सर्च काफी ध्यान लगा के उस म्यूजिक को रखता है। तो रीमा उससे कहता है क्या हुआ। तो सर्च कहता है माफ करना, मैंने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी है। तो रीमा पूछता है कि क्या ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सर्च कहते हैं नहीं, मैजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ऑटोमेटिकली गाने प्ले करे। जिसके बाद सर्च रीमा से कहते हैं तुमने कहा था कि ये एक टॉय है तो काफी सारे नोबल बच्चे इसे पसंद कर सकते हैं। अगर तुम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा और काम करोगे तो पक्के से तुम ऐसी चीज़ों को बेच पाओगे। तो रीमा कहता है कि मेरे पास तो पहले से एडवेंचरिंग का काम है, ऊपर से मेरी दुकान है, तो मैं इन्हें कैसे बेच पाऊंगा। तो इस बारे में सर्च रीमा को कोई सजेशन देने वाला होता है लेकिन तभी उनका खाना आ जाता है। जिसके बाद वो लोग खाना खाकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी बातों को वापस कंटिन्यू करते हैं। सर्च रीमा से कहता है कि अगर तुम इन्हें बेचना चाहते हो तो ये काम तुम किसी और से करवा सकते हो। तो रीमा कहते हैं मैं भी यही सोचा था लेकिन मुझे पता नहीं है मैं ये काम किसे दूँ। तो सर्च रीमा से कहते हैं कि क्यों ना ये काम तुम डिनोमे को दो। ये सुनकर रीमा कहते हैं लेकिन उनके लिए तो ये एक बर्डन हो जाएगा ना। तो सर्च कहते हैं उसकी चिंता मत करो, वैसे भी उसके पास 3 नौकर हैं और ऊपर से उसे अपने ग्रैंडसन की ट्यूशन के लिए पैसे भी चाहिए। वो तो उल्टा ये काम सुनकर काफी ज्यादा खुश होगा, मैं पक्के से कह सकता हूँ। और अगर तुम चाहो तो कल मैं इस बारे में डिनोमे से बात कर सकता हूँ। तो रीमा भी उसे कहते हैं ठीक है, हाँ जरूर बात करना उससे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा एलारिया के लिए एक लेटर लिख रहा है, जहाँ पर वो लिखता है कि मैं कैलिबर्न टाउन में आ चुका हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर मैजिक आइटम मार्केट लगती है। ये मार्केट कल शुरू होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मार्केट में क्या क्या मिलेगा, मैं तुम्हें अगले लेटर में बताऊंगा, उसका तुम वेट करना। और इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम लोग रीमा और सर्च को देखते हैं जो कि मैजिक आइटम मार्केट में पहुंच चुके हैं। और वो देखते हैं वहां पर तो काफी सारी मैजिकल आइटम होती है जिसे देखने काफी सारे लोग आए हैं। वहीं पर रीमा और सर्च जाकर डिनोमे के शॉप पर जाते हैं। वो डिनोमे से कहते हैं कि हमें तुमसे कोई बात करनी है। डिनोमे भी इनकी बात को मान जाता है और उन्हें कहते हैं चलो बैठकर बात करते हैं। तो वो लोग भी बैठने जा रहे होते हैं, तभी एक बच्चा रीमा के हाथ को पकड़ लेता है। तो रीमा सोचने लगता है ये कौन है। तो डिनोमे उन्हें बताता है कि ये मेरा ग्रैंडसन है, इसका नाम फेडेले है और यही है वो जिसके बारे में तुमसे मैं कल बात कर रहा था। ये सुनकर रीमा फेडेले को अपना नाम बताता है। फेडेले को भी रीमा काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसे कहते हैं चलो एक साथ खेलें। ये सुनकर डिनोमे रीमा से कहता है मैं इतने सर्च से बात कर लेता हूँ और तुम मेरे पोते के साथ खेल लो। तो रीमा भी मान जाता है उसके साथ खेलने के लिए। वो उससे पूछता है हम लोग कौन सा गेम खेले। तो वो उसे कहते हैं कि क्यों ना हम लोग वर्ड कनेक्शन खेले। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग थोड़ी देर तो वर्ड कनेक्शन गेम को एंजॉय करते हैं, लेकिन फेडेले अब थोड़ा सा बोरिंग फील करता है। वो बाहर की तरफ देखने लगता है। रीमा भी उसे देखकर समझ जाता है और कहने लगता है शायद से इसे मजे नहीं आ रहे हैं, लगता है इसके पास कोई टॉय भी नहीं है और ये बाहर भीड़ में भी नहीं जा सकता है। जिसके बाद रीमा की नजर एक डस्टबिन पर पड़ती है। वो कहता है क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। तो उसे परमिशन मिल जाती है इसे यूज करने की। जिसके बाद वो आइटम बॉक्स से एक आइटम निकाल लेता है जिसे कहते हैं बेगोमा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डिनोमे को देखते हैं जो कि सर्च की डील को एक्सेप्ट कर लेता है रीमा के बनाए हुए उस मैजिक बॉक्स को बनाने के लिए। जिसके बाद हम लोग रीमा को देखते हैं जो कि फेडेले के साथ बेगुमा के साथ खेल रहा है। बेगुमा बेसिकली लट्टू जैसे ही है।
तभी डिनोमे उनको देखकर कहता है मुझे भी ये ट्राई करने दो। वहीं सर्ज र्यूमा को बताता है कि डिनोमे ने हमारी डील को एक्सेप्ट कर लिया। ये सुनकर र्यूमा डिनोमे का शुक्रिया करता है, जिस पर डिनोमे कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तो पैसे कमाऊंगा, तो ये फेयर डील है। जिसके बाद डिनोमे उस गेम को ट्राई करता है और वो र्यूमा को हरा देता है। ये देखकर र्यूमा उससे पूछता है कि क्या आपको ये गेम पहले से खेलना आता था, जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कॉपी किया, मैं इतने सालों से एक क्राफ्टमैन हूँ, मेरे लिए ये करना आसान था। ये सुनकर फेडेले अपने ग्रैंडपा की तारीफ करने लगता है, तो उसके ग्रैंडपा भी उस पर खुश होकर उसको शुक्रिया करते हैं। तभी र्यूमा उन लोगों से कहता है कि मैं एक सेट को यही छोड़ दूंगा, आप लोग जितना चाहे इसे एंजॉय कर सकते हो। ये सुनकर फेडेले और डिनोमे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद र्यूमा एलायरा को एक लेटर लिखता है, उसमें वो लिखता है मैंने मैजिक आइटम मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग आइटम देखी, लेकिन मेरे लिए जो यादगार समय है वो है डिनोमे और फेडेले की स्माइल। र्यूमा कहने लगता है मुझे नहीं लगा था इन लोगों को ये टॉय इतना पसंद आएगा, जो कि मैंने म्यूजिक बॉक्स की बचे हुए मटेरियल से बनाया था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं र्यूमा गिमल में अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो रेस्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर आती है उसी क्लीनर स्लाइम पर जिसने चारकोल खा लिया था, और अब वो इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व होकर वो एक काली सी स्लाइम बन जाती है। र्यूमा उसके ऊपर मॉन्स्टर अप्रेजल का यूज करता है, तो उसे पता लगता है ये डिओड्रेंट स्लाइम है, जो कि गंदी बदबू को हटाता है और गंदी बदबू को एब्जॉर्ब करता है। और अब र्यूमा डिसाइड करता है कि वो पूरी रात जाकर इसको स्टडी करेगा। और अब अगली सुबह र्यूमा शॉप पर कैलम से मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं डिओड्रेंट स्लाइम के बनाए हुए फ्लूइड के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, जो कि बदबू को हटाता है। र्यूमा ने उन फ्लूइड्स को कॉटन में डुबाकर इन बैग्स के अंदर भर रखा है। वो कैलम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इन बैग्स को दुकान के अलग अलग जगह पर रख दो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्लूइड्स का बदबू मिटाने का कोई टाइम लिमिट होता है। और अब र्यूमा खड़ा होकर कहता है कि मैं बाकी लोगों से भी पूछूंगा कि वो मेरे इस एक्सपेरिमेंट में मदद करेंगे या फिर नहीं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं र्यूमा माइन के अंदर होता है, जहाँ पर वो चारकोल रेडी कर रहा है ताकि वो उन चारकोल को डिओड्रेंट स्लाइम को खिला सके। तभी र्यूमा के पास से मेटल और आयरन स्लाइम जाती है, जो कि एक दूसरे के साथ खेल रही है। उन्हें देखकर र्यूमा कहता है कि ये शेप चेंज करने के बाद भी अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं। ये सोचकर र्यूमा एक स्लाइम को ब्लेड की शेप दे देता है और उसे अपने मैजिक से काफी पैना कर देता है, जिसके बाद वो एक लकड़ी को काट कर देखता है, जो कि काफी इजीली कट जाती है। और अब र्यूमा कहते हैं कि अगर मैं इसे अच्छे से तैयार करूं तो ये और ज्यादा पैना हो सकता है, जो कि मुझे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ स्किलर्स में काफी हेल्प करेगा। और अब हम लोग देखते हैं र्यूमा इसको तैयार करने के लिए रात भर जागता है। और अब अगली सुबह र्यूमा जब कैलम के साथ शॉप पर बात कर रहा होता है, तभी यहाँ पर मिया आती है और र्यूमा से कहते हैं कि मुझे वही बदबू भगाने वाले बैग और ज्यादा चाहिए। तो र्यूमा मिया का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं मेरे एक्सपेरिमेंट में हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो क्या इस बैग का पूरा इफेक्ट खत्म हो गया? तो मिया कहती हाँ, मैंने परसों इसे दोपहर में कूड़े के ढेर में रख दिया था और बदबू चली भी गई थी, लेकिन तो र्यूमा उस बैग को चेक करता है और कहता है कि इस बैग की तो स्मेल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, यानी ये अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, इसी कारण से ये अपने इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और बैग दे दूंगा और उसके साथ न्यू डिओड्रेंट सोल्यूशन का सैंपल भी दे दूंगा। जिसके बाद मिया और र्यूमा बाहर आ जाते हैं। मिया और र्यूमा से कहते हैं कि क्या मैं इसे वहीं पर रख दूं जहाँ पर मैंने इसे पहले रखा था? तो र्यूमा कहता है हाँ। ये सुनकर मिया उससे कहती है मैं इस एक्सपेरिमेंट को काफी जल्द कम्प्लीट होते देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुनकर र्यूमा मिया का शुक्रिया करता है और अब मिया वहाँ से चली जाती है। वहीं र्यूमा मन में कहता है कि अगर मुझे इस तरीके से डाटा मिलता रहा तो मैं इसे जल्दी मार्केट में मिला पाऊंगा। तभी र्यूमा के कुछ बच्चों पर नजर जाती है जिनकी कार्ड टूट चुकी है और वो लोग कूड़ा लेकर जा रहे थे। र्यूमा उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, इसलिए वो स्टिकी स्लाइम की मदद से उनकी कार्ड को वापस से जोड़ देता है। ये देखकर एक बच्चा र्यूमा से कहता है क्या तुम एक टेमर हो? तो र्यूमा कहता है हाँ। ये सुनकर वो हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन तुम तो हमारी उम्र के लग रहे हो। और अब र्यूमा उनसे कहते हैं कि क्या इस कूड़े को इकट्ठा करना तुम्हारी जॉब है? जिस पर वो बच्चे कहते हैं हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं और ये दोनों एडवेंचरर है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है लेकिन जी रैंक के एडवेंचरर। वहीं वो दूसरा बच्चा कहते हैं कि हम लोग ज्यादा बड़ा काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कूड़ा इकट्ठे करने वाला काम तो कर सकते हैं जिससे हम लोग थोड़े पैसे कमा सके। और हम लोग स्लम्स में रहते हैं और हमारा काम है वहाँ की देखभाल करना। ये सुनकर र्यूमा सोचता है ये सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। जिसके बाद र्यूमा उन लोगों से कहते हैं क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? ऐसा बोलने के बाद र्यूमा अपने आइटम बॉक्स से वही डिओड्रेंट बैग को निकाल लेता है। वही र्यूमा को ये सब करता हुआ देख वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम मैजिक यूज कर सकते हो। और अब र्यूमा उस बैग को कूड़े पर रख देता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कूड़े में से तो बदबू चली गई। तो र्यूमा उनसे कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बैग का इफेक्ट कब तक रहेगा। ये सुनकर वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं हम लोग ये करेंगे। और अब र्यूमा उन लोगों को अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं वहाँ पर लॉन्ड्री सर्विस देता हूँ। तो बच्चा भी अपना नाम बताता है जो कि होता है बैग, और दूसरा अपना नाम बताता है विस्ट। और अब बैग र्यूमा से कहने लगता है कि हमें तुम्हारे लिए कुछ करना होगा, आखिरकार तुमने हमारी जो हेल्प करी। और अब वो र्यूमा को अपने साथ आने के लिए कहता है और कहता है हमारे पास एक अच्छी डील है। तो र्यूमा भी मान जाता है और अब वो उसे चर्च में ले आता है। बैग बताता है कि 2 महीने में एक बार अगर हम लोग इस जगह को साफ करते हैं तो हमें फ्री स्नैक्स मिलते हैं और आज वही दिन है। तो र्यूमा भी बिना किसी कंप्लेन के उनकी सफाई करने में मदद करता है। तभी अचानक से र्यूमा देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका है और जब र्यूमा सामने देखता है तो उसे पता लगता है उसके सामने एक गॉड होते हैं। और अब र्यूमा जैसे उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है वो कहने लगते हैं तुम न्यू ट्रांसफर हो ना, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, सुना है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। वही र्यूमा सोचने लगता है कि मैंने तो प्रे ही नहीं करा तो मैं यहाँ कैसे आया। तभी वो गॉड कहते हैं मैन ऑफ
नोबेलिया है। मैं मैजिक और एकेडमिक का गॉड हूँ। ये मेरा रेल्म है। समय आने पर तुम अपना वापस चले जाओगे। वहीं रीमा सोचता है कि ये वही गॉड होंगे जिनके बारे में टैकुन ने बताया था। इन गॉड को ढूंढना काफी मुश्किल है। जिसके बाद गॉड रीमा से कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा ओरिजिनल वर्ल्ड कैसा था। तो रीमा बता ही रहा होता है, तभी अचानक से कुछ बुक शेल्फ इधर से उधर हिल जाती है। और अब गॉड रीमा से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है। रीमा जैसे कुछ बोलने वाला होता है, बुक शेल्फ वापिस से हिल जाती है। और अब गॉड एक और क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारा एकेडमिक्स में क्या ओपिनियन है और रोमांस में भी। रीमा कहने लगता है, लेकिन मैंने तो अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो गॉड कहते हैं कि जब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछे तुम्हारे दिल के पास उनका आंसर पहले से ही था, तो मैंने उन्हें पढ़ लिया। माफ करना, मैं थोड़ा कॉशियस था, क्योंकि हर ट्रांसफर तुम्हारे जैसा नहीं होता है। कुछ अपनी पावर से इतना एडिक्टिव होते हैं कि वो क्राइम कर देते हैं, तो बाकी लोग अपनी पावर पर कंट्रोल खो बैठकर तबाही करते हैं। ये सुनकर रीमा कहते हैं, ओह, इस वजह से ये मुझे पहले स्टडी कर रहे थे। और अब गॉड कहते हैं, हम लोग उन लोगों को अपने वर्ल्ड में नहीं लाते जिनके डेंजरस थॉट हो, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद जो लोग बुरे बन जाते हैं, हम लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। तो रीमा कहता है कि मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं ईवल ना बनूं, लेकिन इस बात के लिए मैं प्रॉमिस नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद वो जगह ग्लो करने लगती है। गॉड कहते हैं, टाइम हो चुका है। आखिरी क्वेश्चन, तुम्हारे इस वर्ल्ड के बारे में क्या ओपिनियन है। तो रीमा कहते हैं, मुझे दिल से खुशी है कि मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ। ये सुनकर गॉड खुश होते हैं। और अब रीमा की आंख खुलती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो चर्च में वापस आ चुका है। और अब वो वापस से उन लोगों की सफाई करने में मदद करता है। और अब सफाई करने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। बैग बताने लगता है कि सफाई करने के बाद जो लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एडवेंचरर गिल्ड से कोई आता है हमें सिखाने के लिए। ये सुनकर रीमा कहता है कि मुझे नहीं पता था गिल्ड ये भी काम करती है। तो बैक रीमा को कहते हैं कि अगर तुम लड़ना सीख जाओ तो तुम एक एडवेंचरर भी बन सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से वॉर्गन आ रहा है। वो रीमा को देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर रीमा कहता है कि मैं बस आ गया। तभी बैक रीमा से कहता है कि तुम गिल्ड मास्टर को जानते हो। तो रीमा कहता है हाँ। तभी वॉर्गन उन्हें बताता है कि रीमा ई रैंक का एडवेंचरर है। ये सुनकर वो दोनों काफी शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। विश सबसे पहले जाकर हमला करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे काफी इजीली साइड कर देते हैं। उसे देखकर रीमा कहता है कि ये हिट नहीं कर पा रहा, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरी उम्र का ही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बैक की बारी आती है। वो फुदक फुदक के हमला करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे भी काफी आराम से हरा देते हैं। वहीं हम लोग दूसरे बच्चों को देखते हैं जो कि रीमा की स्लाइम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अब हमें गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि रीमा को एक तलवार देते हैं और कहते हैं कॉम्बैट टेस्ट में तुमने बो का यूज किया था, तुम तलवारबाजी भी कर सकते हो ना। ऐसा बोलने के बाद वो रीमा के साथ तलवारबाजी का मैच करते हैं। रीमा को इतना अच्छा लड़ता हुआ देख वो बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। और अब उनके मैच खत्म होने के बाद वो लोग रीमा की तारीफ करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी तरह एडवेंचरर बनने का ट्राई करेंगे। और अब ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चर्च की सिस्टर रीमा को कहती है, क्या तुम चाय पियोगे। तो रीमा भी कहता है, हाँ मुझे चाय पीनी है। जिसके बाद गिल्ड मास्टर रीमा से कहते हैं, क्या तुम गिल्ड में एक इंस्ट्रक्टर बनोगे। तो रीमा उस ऑफर को मना कर देता है और कहता है, मेरे लिए ये ऑफर काफी बड़ा है और वैसे भी किसी को सिखाने के लिए मुझे खुद सीखना होगा। ये सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम हमेशा से काफी सीरियस रहते हो। और अब रीमा उनसे कहता है कि मैं काफी सरप्राइज था ये देखकर कि आप बच्चों को सिखा रहे हो। जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि ये चर्च को सिर्फ 2 ही सिस्टर चलाती है। तो रीमा कहते हैं, सच्ची में। जिस पर सिस्टर कहती है, हाँ, लेकिन वॉर्गन और टाउन के बड़े लोग भी हमारे इस काम में हेल्प करते हैं। और अब गिल्ड मास्टर रीमा का शुक्र करते हैं आज की हेल्प करने के लिए। ये सुनकर रीमा सोचता है, मुझे इतनी हेल्प और सपोर्ट मिलने के बाद मैं दूसरे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। रीमा कहने लगता है, अगर मैं सही में इन लोगों की हेल्प कर पाया तो मैं काफी खुश हूँ। जिसके बाद रीमा अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे एलायरा का मैसेज मिलता है जिसमें एलायरा लिखती है कि मैं केक बनाना सीख रही हूँ, जिससे कि जब मैं अकेडमी में जाऊँ मैं अपने नए दोस्तों को केक बनाकर खिला सकूँ। इससे हम लोग की फ्रेंडशिप और ज्यादा बढ़ेगी। मिस्टर रीमा, एक दिन मेरे हाथों का बनाया हुआ केक जरूर खाना। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग रीमा को देखते हैं जो कि एलायरा का लेटर पढ़ रहा है। उसमें वो लिखती है कि वो काफी जल्द कैपिटल की डॉर्मेट्री में मूव होगी और उसका ये पहली बार है कि वो अकेले रहेगी, इसलिए वो थोड़ी नर्वस है। और अब वो कहती है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ से इमोशनल सपोर्ट मिलता रहता है तुम्हारे लेटर के जरिए, इसलिए मैं ठीक रहूंगी। और मुझे लगता है कि तुम्हारे टाउन में एक फेस्टिवल काफी जल्द आने वाला है, इसलिए अपने दुकान के लोगों के साथ एंजॉय करना। वहीं रीमा लेटर पढ़ के कहते हैं कि मुझे एलायरा को एक गिफ्ट देना चाहिए। रीमा पहले कपड़े देने की सोचता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसे तो कपड़े चुनने ही नहीं आते। रीमा सोचता है कि मुझे एक अच्छी सी कंज्यूमेबल चीज देनी चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि रीमा ने हैंडमेड सोप बना दिया। रीमा इसके अंदर और चेंजेस करने की सोचता है जिससे कि एलायरा को और ज्यादा पसंद आए। और अब वो सोप को स्लाइम की शेप दे देता है और बर्ड की शेप दे देता है। और अब रीमा सोचने लगता है कि एलायरा ने तो अपने लेटर में एक फेस्टिवल के बारे में बात करी थी, लेकिन वो कौन सा फेस्टिवल है। और अब जानने के लिए रीमा कैलम के पास आता है। तो कैलम कहते हैं कि मुझे इस फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन शायद जो इस टाउन में काफी समय से रह रहे हैं उसको इस बारे में जरूर पता होगा। ये सुनकर रीमा कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि इस टाउन में कौन बड़ा हुआ है, मैं उसी के पास जाता हूँ। और अब रीमा डोल्से के पास पहुँचता है। वो उसे इस फेस्टिवल के बारे में पूछता है। तो डोल्से कहते हैं कि इस समय तो फाउंडिंग फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि
कि उस दिन इस टाउन को फाउंड किया गया था। ये सुनकर रीमा पूछता है इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है। तो डोल्से बताते हैं कि इसमें बाहर से आए हुए एंटरटेनर्स आकर परफॉर्म करते हैं और मेन स्ट्रीट पर काफी सारी शॉप लगती है। तो रीमा पूछते कि क्या सभी शॉप को पार्टिसिपेट करना होता है। तो डोल्से कहते नहीं, जरूरी नहीं है कि हर कोई शॉप खोले, जिसकी मर्जी हो वो अप्लाई कर सकता है। ये सुनकर रीमा सोचते है कि अगर मेरे एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब डोल्से बताते हैं कि फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी लोग आकर टाउन में सफाई करते हैं। ये सुनकर रीमा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो लोग भी हेल्प करेंगे। और अब डोल्से कहते हैं हाँ मुझे इतना ही पता है। तो रीमा डोल्से का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि मेरे शॉप पर जितने भी लोग हैं वो बाहर के अलग अलग टाउन से ही हैं, जैसे जैन, फीना और मारिया तीनों एक ही विलेज से हैं। इसलिए रीमा खुश है कि डोल्से यहीं का रहने वाला है, इसलिए उसे यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब यहाँ पर कैलम आ जाता है। वो रीमा को कहते हैं कि लीलेफ टाउन से मेरी बहन का एक लेटर आया है। ये सुनकर रीमा कहता है क्या सेकंड शॉप पर कुछ हो गया। तो कैलम कहते हैं हाँ, वहाँ पर जितनी भी क्लियर स्लाइम है वो काफी तेजी से मल्टीप्लाई कर रही है और वो काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए कोल्किन और बाकी लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ये सुनकर रीमा कहते हैं समझ गया, मैं तुरंत ही वहाँ पर जाता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रीमा लीलेफ पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी दुकान के सामने तो काफी कस्टमर खड़े हैं। जिसके बाद रीमा अंदर जाते हैं। वही देखकर शौक होता है कि अंदर तो काफी सारी क्लीनर स्लाइम है, इसलिए रीमा उन सभी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उन्हें टेम कर लेता है। और अब रीमा कोल्किन से पूछता है कि आपको रीजन पता है जिसके कारण से स्लाइम इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए। तो कोल्किन कहते हैं हाँ, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली। रीमा उस रिपोर्ट को पढ़ता है और उसे पता लगता है कि क्लीनर स्लाइम को काफी न्यूट्रिशन मिल गया और वो काफी ज्यादा डिओड्रेंट सोल्यूशन बनाने लगे जितना हम लोग बेच भी नहीं पा रहे थे। कोल्किन बताता है कि हमने उनके डिओड्रेंट सोल्यूशन की प्रोडक्शन को रोक दिया और फिर उसके बाद से उन लोगों ने मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया। और अब वो और ज्यादा मल्टीप्लाई ना करे इसलिए हम लोगों ने उनकी एनर्जी यूज करने का सोचा, इसलिए हमने उनके डिओड्रेंट सोल्यूशन की प्रोडक्शन को वापस शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो ज्यादा डिओड्रेंट सोल्यूशन बचा था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया और रिजल्ट हमें ये मिला कि उन लोगों ने मल्टीप्लाई करना बंद कर दिया। ये सुनकर रीमा काफी खुश होता है कि कोल्किन ने इतना सब कुछ पता लगा लिया। और अब रीमा रात भर जाकर कोल्किन और बाकी सब के साथ स्लाइम के बारे में डिस्कस करता है। और अब सुबह हो जाती है। घर जाने से पहले रीमा सोचता है कि वो एक बार प्योरो को हाय बोल कर जाए। और अब रीमा प्योरो की दुकान पर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखते है कि कुछ बैरल में से काफी गंदी बदबू आ रही है। तभी यहाँ पर प्योरो आ जाता है। रीमा उससे कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो प्योरो बताता है कि मेरा एक एम्प्लॉय इस अजीब सी चीज को लेकर आया है, इसे शप्पाया कहते हैं, फर्मेंटेड फिश, लेकिन इसकी बदबू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब प्योरो रीमा से कहते हैं क्या तुम इस बदबू का कुछ कर सकते हो, इसकी वजह से हमारे कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो रीमा कहते हैं ठीक है और वो अपनी डिओड्रेंट स्लाइम को बाहर निकाल लेता है और अब वो स्लाइम सारी बदबू को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर प्योरो कहता है कि स्मेल तो सच्ची में चली गई। और अब रीमा प्योरो को कहता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही रहेगा, तो ये डिओड्रेंट सोल्यूशन को अपने पास रखो। तो प्योरो भी उसे ले लेता है और कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। तो रीमा कहता है कि इसके बदले में आप मुझे ये बता देना कि ये डिओड्रेंट सोल्यूशन का इफेक्ट कितनी देर तक रहता है। ये सुनकर प्योरो कहते हैं सिर्फ इतना सा काम, तुम एक काम करो, इस शपाया के एक बैरल को ले जाओ, अगर तुम इन बैरल को अपने साथ रखोगे तो कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। तो रीमा भी मान जाता है और वो उसे ले लेता है। जिसके बाद प्योरो से कहता है वैसे मियाबी कहाँ पर है, मैं उसे भी हाई करना चाहता हूँ। तो प्योरो कहते हैं कि इस समय मियाबी रॉयल कैपिटल के रास्ते पे होगी, इस समय वो अपने कैरेज में सो रही होगी। ये सुनकर रीमा याद करता है कि मियाबी तो रॉयल कैपिटल में पढ़ने जा रही है। और अब अगले सीन में रीमा अपने टाउन में वापस आकर शपाया के बैरल को किचन में रख देता है। जिसके बाद कैलम वहाँ पर आता है। रीमा उसे बताता है कि मैंने क्लीनर स्लाइम वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। ये सुनकर कैलम कहते हैं अच्छी बात है और सर्ज आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो रीमा कहते हैं ठीक है, उन्हें कह दो कि वो कभी भी यहाँ पर मुझसे मीटिंग करने आ सकते हैं। जिसके बाद कैलम कहते हैं कि एक और रिपोर्ट है, मिस फीना और बाकी सब जिस विलेज से हैं उस विलेज से एक गिफ्ट आया है। और अब अगले सीन में रीमा उस गिफ्ट को देखने जाता है। और अब जैन रीमा से माफी मांगती है और कहती है हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बिना बताए भेज दिया और ये रिश्वत की तरह है। ये सुनकर कैलम रीमा को बताता है कि कभी कभार पेरेंट्स ऐसे गिफ्ट भेजते हैं ताकि उनके बच्चों से अच्छा बिहेव किया जाए। और अब जैन कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने ये मेरे मैनेजर और कोवर्कर को थैंक यू करने के लिए वीट और समोसा भेजे हैं। जैन बताती है कि समोसा उनके विलेज की लोकल क्रॉप है। तो रीमा जैन से कहता है ये तो काफी ज्यादा है, तुम्हारे लिए तो ये एक बर्डन होगा। तो जैन कहती है नहीं, ये तो बस लेफ्ट ओवर है जो कि बिक नहीं सकते हैं। ये सुनकर रीमा कहता है कि ये तो काफी चिंता वाली बात है। और अब वो जैन से कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को कहो कि वो इस तरीके से गिफ्ट ना भेजें, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो जैन कहती है मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो। और अब रीमा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस सामान के प्रॉपर पैसे दूंगा। तो जैन कहती है करने की जरूरत नहीं है। तो रीमा कहता है हम लोग इन्हें शॉप पर खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए चिंता मत करो, इसलिए मैं इनके पैसे दूंगा। तो जैन कहती है जितना कम हो सके उतना ही प्राइस देना। तो रीमा भी मान जाता है। ये सुनकर जैन काफी खुश होती है और वो रीमा का शुक्रिया करती है। वहीं रीमा सोचती है कि मैं इनके बारे में प्योरो से भी बात करूंगा, अगर सामान अच्छी क्वालिटी का हुआ तो वो इनके विलेज से सामान खरीद सकता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा सर से मीटिंग करने के लिए जाता है। वो रीमा को म्यूजिक बॉक्स दिखाते हैं और कहते हैं ये कंप्लीट हो गया, ये तो बस एक सैंपल है, असली वाले बिकने के लिए तैयार है। हम सोच रहे कि इसे हम लोग फाउंडिंग फेस्टिवल में बेचें। ये सुनकर रीमा कहते हैं कि क्या आप इन्हें स्टॉल में बेचोगे। तो सर्च कहता हाँ, इस ट्यून को सैमुराई ट्रूप ने दिया है जो कि फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे। तो रीमा पूछता है ये सैमुराई ट्रूप कौन है। तो सर्च कहता है कि ये एक एंटरटेनर ग्रुप है
जिसका लीडर एक बार्ड है और हाल ही में ये काफी ज्यादा फेमस है। ये सुनकर रीमा कहते कि वो लोग कहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सर्च कहते अगर हो सके तो हम लोग इस शॉप का एक पार्ट ग्रीन रूम के लिए यूज करना चाहेंगे। तो रीमा कहते शॉप में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास डॉर्मेटरी में एक्स्ट्रा रूम है, आप उसका यूज कर लेना। तो सर्च भी मान जाता है और वो रीमा का शुक्रिया करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रीमा वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे सलमा की चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहाँ पर जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ। तो हमें पता लगता है कि उसने शपाया के बैरल को खोल दिया जिसमें से अब बदबू आ रही है। जिसके बाद हम बाकी सबको देखते हैं, उन्हें खाने की स्मेल आने लगती है। वो कहते हैं ये तो जानी पहचानी स्मेल है। तभी रीमा और सलमा खाना लेकर अंदर आते हैं। तो वो तीनों कहते हैं कि ये तो समोसा है। रीमा उनसे कहते हैं कि तुमने स्मेल से ही बता दी ये समोसा है। वही सलमा कहती है कि पहले इसमें से काफी बदबू आ रही थी। तो जैन कहती है कि अब तो इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही। तो रीमा बताता है कि उसने डिओड्रेंट सोल्यूशन का यूज किया था स्मेल को हटाने के लिए, लेकिन फिर भी हल्की सी स्मेल रह गई थी, इसलिए हमने समोसा का यूज किया और इनकी अजीब स्मेल चली गई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सारे लोग इस खाने को खा लेते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्ट लगता है। और अब सलमा लिलिन से कहती है तुम्हारी कंट्री में कैसा खाना बनता है। तो लिलिन कहते हैं कि मैं भी वहाँ के खाने को मिस कर रही हूँ, मुझे शायद से उस खाने को बनाना चाहिए। ये सुनकर रीमा कहते हैं जैसे आज हमने समोसा खाया तो काफी अच्छा रहेगा कि हम लोग डिफरेंट कंट्री के खाने को एंजॉय कर पाए। ये सुनकर कैलम को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं क्यों ना हम लोग फेस्टिवल में एक स्टॉल खोले जिसमें हम लोग डिफरेंट एरिया के खाने को लोगों को खिला सके जो परफॉर्मेंस देखने आएंगे। तो रीमा कहते हैं हाँ हमारे एम्प्लॉय तो डिफरेंट एरिया से ही है, तो हम लोग काफी अलग अलग खाना बना पाएंगे। और अब रीमा बाकी सभी एम्प्लॉय से पूछते हैं क्या हमें स्टॉल लगाना चाहिए। वही डॉल से कहते हैं मैं तो हेल्प करूंगा। वही सलमा भी हाँ करती है। वो कहती है मुझे मजा आएगा अगर लोग मेरे खाने को एंजॉय करेंगे। और अब बाकी सभी लोग भी हाँ करते हैं। ये सुनकर रीमा कहता है मैंने डिसाइड कर लिया, हम लोग फेस्टिवल में अपनी स्टॉल लगाएंगे। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सारे लोग फेस्टिवल की तैयारी करना शुरू करते हैं। वही रीमा उन सभी को देखकर कहते हैं अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं मैं भी मेहनत करूंगा। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सलमा सभी को खाने का मेन्यू दिखाती है जो वो लोग स्टॉल में बेचने वाले हैं। वहीं जेन सलमा से पूछती है आपने ये डम्पलिंग समोसा से कैसे बनाए, जिस पर सलमा कहती है तो काफी इजी है, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी। ये सुनकर जेन काफी खुश होती है। और अब कैलम रीमा को बताता है कि सैमुराई ट्रुप आज रात तक पहुंच जाएंगे और उन्हें ये खाना खिलाएंगे। उनके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि ये खाना स्टॉल में बेचने लायक है या फिर नहीं। ये सुनकर रीमा सभी से कहता है कि कल की पार्टी का इंतजार रहेगा, जिस पर सभी लोग खुश होकर हाँ कहते हैं। जिसके बाद रीमा अपने रूम में बैठा होता है। वो कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि सभी लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तभी कैलम रीमा को बताता है कि अगर मेन्यू डिसाइड हो भी गया फिर भी एक प्रॉब्लम है, हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है जो कि सारे काम को एक साथ हैंडल कर सके, इसलिए हमें कुछ टेम्परेरी स्टाफ को हायर कर लेना चाहिए। रीमा इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पर सर्ज आ जाता है और उसके साथ सैमुराई ट्रुप का लीडर भी होता है। वो लीडर रीमा को ग्रेट सेज कहता है और अपना नाम प्रिंस सैमुराई बताता है। ये सुनकर रीमा कहते हैं मुझे सेज बुलाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से ही बुला लो। तो प्रिंस कहता है कि आप ही ने तो वो मैजिक बॉक्स को इन्वेंट किया है, तो आपको सेज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मैं सेज ना बुलाऊं आपके नाम से बुलाऊं तो ठीक है, अब से मैं आपको मिस्टर रीमा कहकर बुलाऊंगा। ये सुनकर रीमा उसका शुक्रिया करता है। तो प्रिंस कहते हैं शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, आपके म्यूजिक बॉक्स की वजह से मेरा म्यूजिक दूर दूर तक फैलेगा, और माफ करना मेरे पूरे ग्रुप को आपसे मिलने आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ पाए। तो रीमा कहते हैं कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर आते हुए थक गए होगे। तो प्रिंस कहते हैं हाँ, यहाँ पर आते वक्त हम लोग काफी अलर्ट थे। तो रीमा से पूछते क्या कुछ हुआ है। तो वो बताते हैं हाँ, हम लोग साउदर्न प्लेन्स को पार करके आए हैं और हमें पता लगा कि हाईवे पर टनल एंट्स हैं। ये सुनकर रीमा पूछते हैं क्या ये एंट्स डेंजरस होती है। तो सर्च कहते खतरनाक तो नहीं है, लेकिन वो बस गड्ढा खोद देते हैं और अंडरग्राउंड में काफी बड़ी कॉलोनीज बना लेते हैं। और अब कैलम बताते हैं कि जो भी कैरेज वहां से आते हैं उन कॉलोनीज की वजह से वहां पर फंस जाते हैं। तभी प्रिंस कहता है फॉर्चुनेटली हम लोग वहां पर फंसे नहीं। और अब सर्च कहता है मैं दुआ करता हूँ कि इससे फाउंडिंग फेस्टिवल की प्रिपरेशन खराब ना हो। जिस पर रीमा कहते हैं कि गिल्ड इसके बारे में जरूर कुछ कर रही होगी। और अब वो कैलम को बताते हैं कि कल मैं गिल्ड में जाऊंगा। तो कैलम भी मान जाता है और कहते हैं चिंता मत करना, शॉप और पार्टी की प्रिपरेशन मैं कर लूंगा। और अब अगली सुबह रीमा गिल्ड में पहुंच जाता है और पाइना से जाकर टनल आर्ट से रिलेटेड जॉब मांगता है। तो पाइना भी रीमा को एक जॉब ढूंढ कर दे देती है। तब रीमा पूछते है कि किसमें सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो पाइना बताती है कॉलोनी ढूंढने में, क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए ये अनपॉपुलर है। ये सुनकर रीमा कहते हैं ठीक है तो मैं यही काम करूंगा। ये सुनकर पाइना खुश हो जाती है और रीमा का शुक्रिया करती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो लिमोट बर्ड की पावर का यूज करके टनल एंड्स की कॉलोनीज को ढूंढने लगता है और उसे काफी जल्द कॉलोनी मिल भी जाती है। तभी रीमा देखता है कि वहाँ पर से तो वही स्लम वाले बच्चे जा रहे होते हैं। तो रीमा भी उनके पास जाकर उन्हें हाई करता है। और अब रीमा को पता लगता है कि इन लोगों ने भी रीमा वाली ही जॉब ले रखी है। तभी एक बच्ची पूछती है ये बच्चा कौन है। तो बैग कहते है ये रीमा है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। तो कहते है वो सुपर स्ट्रॉन्ग स्लाइम वाला लड़का। ये सुनकर रीमा उन्हें अपना नाम बताता है। तो लड़की अपना नाम फीनिया बताती है। वही दूसरा बच्चा कहता है मेरा नाम रूथ है और ये मेरी छोटी बहन रूमिल। और अब बैग बताते हैं कि हम सभी स्लम्स में रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। तो रीमा उनसे कहते हैं तुम्हारे पास ये एंट की बॉडी है, इसका मतलब तुमने हंटिंग का काम किया है। तभी फीनिया बताती है कि हमें एंट्स की बॉडी कलेक्ट करनी है।
ये सुनकर रीमा पूछता है बॉडी क्यों? तो रूथ बताता है कि उनके स्लम में उनका एक बड़ा भाई है जो कि आर्मर बनाता है, अगर हम उसे मटेरियल देंगे तो सस्ते में हमारे लिए आर्मर बनाएगा। तो ये बैग कहते हैं कि हमने सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी को एक आर्मर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें और एंट्स नहीं मिल रही है। ये सुनकर रीमा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हें उनकी कॉलोनीज के पास ले जाने में। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा काफी सारी मेटल और आयरन स्लाइम निकाल लेता है और अब बाकी सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं कॉलोनीज को ढूंढूंगा। और अब सभी स्लाइम एंट को डिटेक्ट करने लगती है और अब थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक एंट बाहर आ जाती है तो रीमा अपनी तलवार से काफी इजीली से उसे मार देता है और अब रीमा सभी से कहता है अब तुम्हारी बारी, जिसके बाद हम लोग देखते हैं जमीन से काफी सारी एंट्स और निकलने लगती है। रीमा सभी से कहते हैं कि एंट्स को हंट करने की जॉब तुम्हारी है ना, इसे अच्छे से करना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसा बोलने के बाद रीमा पीछे जाकर बैठ जाता है और अब सारे लोग एंट से लड़ने लगते हैं। वहीं रीमा अपनी स्लाइम के जरिए उन लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा होता है, जिस वजह से बैग एक एंट को हरा देता है। वहीं पर विश तो काफी डरा हुआ होता है, लेकिन बाकी सभी लोग काफी अच्छे से काम करते हैं और सभी एंट्स को हरा देते हैं। उन्हें देखकर रीमा कहते हैं तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अब रीमा भी अर्थ नीडल का यूज करके कुछ एंट्स को मार देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। उन लोगों ने काफी सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया है और अब वो घर वापस जाने लगते हैं। वो सब अब रीमा को शुक्रिया करके कहते हैं कि इससे हम लोग अपने लिए आर्मर बनवा पाएंगे। तो रीमा कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, असलियत में तो तुम ही लोग लड़ रहे थे। पर वो कहते कि अगर तुम कॉलोनीज को नहीं ढूंढते तो हम लोग ये नहीं कर पाते, इसलिए शुक्रिया। वही रूमिल कहते हैं कि अब हम लोग काफी सारे पैसों से फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे। ये सुनकर रीमा भी उन्हें बताता है कि मैं भी फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाला हूँ। तभी रीमा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो उन लोगों को अपनी शॉप पर ले आता है। उन्हें देखकर कैलम रीमा से पूछता है ये लोग कौन है? तो रीमा बताती है कि जब मैं क्वेस्ट कर रहा था तब मैं इन लोगों से मिला और मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टॉल के काम में ये लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे टेम्पररी स्टाफ बनेंगे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर डोल से आ जाता है। वो कहता है बैग। ये सुनकर कैलम उससे पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो? तो डोल से कहता है हाँ, मैं कभी कभी इनका ख्याल रखने के लिए स्लम्स में जाता हूँ। तो कैलम कहता है कि अगर मैनेजर ने इन लोगों को रेकमेंड किया है और डोल से इन लोगों को जानता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो उन लोगों को कहता है कि मैं हूँ यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर। तो बाकी लोग भी कैलम से कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अब रीमा कैलम से पूछता है क्या ये लोग आज रात की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? तो कैलम कहता है हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ये बाकी सब कहते हैं क्या ये सही रहेगा क्योंकि हम लोग अचानक से जो आ गए। तो कैलम कहते हैं कोई बात नहीं, हमने वैसे भी एक्स्ट्रा खाना बनाया है। वहीं रीमा उन लोगों को एंजॉय करने के लिए कहता है और कहते हैं कि तुम्हारे पैसे हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। जिसके बाद डोसे से कहते हैं कि क्या आप इन लोगों का ख्याल रख सकते हो? तो डोसे कहते हैं हाँ, मैं बाकी सबको इन लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूंगा। जिसके बाद कैलम रीमा को अंदर जाने के लिए और सभी लोगों को ग्रीट करने के लिए कहता है और अब रीमा भी सभी के सामने जाकर अपनी एक स्पीच देता है और सभी लोगों को इस फेस्टिवल में एक साथ काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सेल्मा और बाकी सभी लोग खाना लेकर आ जाते हैं और सभी लोग को खाना काफी टेस्टी लगता है। और अब प्रिंस रीमा के पास आता है और कहता है ये पार्टी काफी अच्छी है। तो रीमा उससे पूछते कि आपको खाना कैसा लगा? जिस पर वो कहता है मुझे खाना काफी पसंद आया और मेरे ट्रुप के मेंबर भी इस खाने को काफी एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद हमें उसके ट्रुप की एक मेंबर दिखाई जाती है जो कि भरपेट खाना खा रही होती है। तभी एक और मेंबर रीमा से माफी मांगते हुए कहता है कि ये मेरी भतीजी है, इसे खाना कुछ ज्यादा पसंद है और वैसे मेरा नाम सोर्डियो है, मेरी भतीजी माया और मैं एक स्वॉर्ड डांसर है। ये सुनकर रीमा पूछता है स्वॉर्ड डांसर मतलब? तो प्रिंस बताता है कि ये डांस करते हुए अपनी स्वॉर्ड से कुछ भी काट सकते हैं, ये इस चीज के मास्टर हैं। अगर फेस्टिवल में कोई लड़ाई हो जाए तो इन्हें बुला लेना, ये गार्ड की तरह काम करेंगे। तो सोडियो भी कहता है हाँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे और माया को बुला लेना। ये सुनकर रीमा उसका शुक्रिया करता है। तभी यहाँ पर माया आ जाती है। वो अपने अंकल से कहती है आपने मुझे बुलाया क्या? तो सोडियो कहते हैं हाँ, हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर माया रीमा को हाई करती है और कहती है खाना काफी अच्छा है। तो रीमा उसे कहता है कि डिजर्ट के लिए पेट में जगह बचा कर रखना। ये सुनकर माया खाने को काफी तेजी से खाने लगती है। वहीं पर हम लोग बैक का ग्रुप देखते हैं जो कि समोसा से बने डिश खा रहे होते हैं और उन्हें वो काफी टेस्टी लगता है। और अब वो रीमा से कहते हैं तुम तो काफी औसम हो। तो रीमा कहता है अकेला मैं नहीं, इन सभी लोगों ने मेरी हेल्प करी है। वहीं विश रीमा से कहने लगता है आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? ये सुनकर रीमा उससे पूछते कि तुम ये अचानक क्यों पूछ रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि लड़ते वक्त तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ये सुनकर रीमा को याद आता है कि विश तो एंड से लड़ते हुए डर रहा था। और अब रीमा उसे कहते हैं कि लड़ते समय मैं सिर्फ लड़ने पर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। और वैसे भी अगर तुम ऐसी ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त भी हैं। ये सुनकर बैक विश से कहते हैं रीमा ने सही कहा, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि हम भी तुम पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर विश काफी खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सारे वहां से चले जाते हैं। वहीं रीमा कैलम से माफी मांगते हैं इन लोगों को अचानक से लेकर आने के लिए। तो कैलम कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो कहा था एम्प्लॉय लाने के लिए और आप इतनी जल्दी ले आए, इसके लिए शुक्रिया। और अब कैलम कहते हैं हम लोग अब काफी बड़ा ग्रुप बन चुके हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों के साथ काम करूंगा। ये सुनकर रीमा कहता हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा एलायरा को एक लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है आज हमने पार्टी करी एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए, फेस्टिवल के लिए। ऐसा करने से मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में काफी सारे लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकता हूँ। मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा नर्वस होंगी एकेडमी में जाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप वहाँ पर काफी जल्द दोस्त बना लोगे।
जिसके बाद रीमा अपने लेटर को और एक गिफ्ट को अपने बर्ड के जरिए एलायरा के पास भेज देता है और मन में एलायरा को गुड लक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एलायरा जो कि एकेडमी के लिए निकल रही होती है। वहीं पर एलायरा के पेरेंट्स उसे गुड लक देते हैं और अब वो भी कार्ट में बैठकर अपने पेरेंट्स को गुड बाय करके चली जाती है। वहीं एलायरा रास्ते में रीमा से कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें एलायरा की एकेडमी दिखाई जाती है। वहीं टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है पिछली बार हम लोगों ने मैजिक के बेसिक सीखे थे, तो क्या तुम लोग अपने अंदर मैजिक पावर फील कर पा रहे हो? जो फील नहीं कर पा रहे वो आज भी वही ट्रेनिंग करेंगे और जिन लोगों ने वो पार्ट पूरा कर लिया है वो लोग अगले स्टेप पर जाएंगे, जो कि है अपने अंदर की मैजिक पावर को कंट्रोल करके उसे बाहर निकालना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास खत्म हो जाती है। एलायरा सोचती है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है और मैं काफी बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो मुझे पहले से ही आता है और क्योंकि मैं ड्यूक की बेटी हूँ कोई भी मेरे पास नहीं आता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एलायरा कहीं पर जा रही होती है, तभी पीछे से उसे एक लड़की आवाज़ लगाती है। एलायरा उसे देखकर कहती है कि तुम तो काउंट विल्डन हो ना? तो वो कहती है हाँ मेरा नाम है मिशेल और मैं काउंट विल्डन की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मुझे पीछे से नहीं पता था कि आप लेडी जामिल है, मेरे रूड बिहेवियर के लिए माफ़ कीजिएगा। तो एलायरा उसे कहती है कोई बात नहीं, स्टेटस यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को उनके नाम से बुलाएंगे। जिसके बाद मिशेल एलायरा से पूछती है वैसे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, सब ठीक तो है ना? तो एलायरा कहती है हाँ सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ के लेसन थोड़े। ये सुनकर मिशेल कहती है मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील करती हूँ, मैं भी लेसन लेने का नाटक करती हूँ। वहीं हमें दरवाजे के बाहर मियाबी को दिखाया जाता है जो कि चुपके से इन लोगों की बातें सुन रही है। और अब मिशेल कहती है मुझसे कोई बातें ही नहीं करता है अब। ये सुनकर एलायरा उसे कहती है क्या मुझे लगा कि तुम पॉपुलर हो? तो मिशेल कहती है हाँ मैं पॉपुलर थी जब मैं यहाँ पर पहले आई थी, लेकिन मैं सोशली लोगों से बात करने में अच्छी नहीं हूँ। तो एलायरा उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो मिशेल एक कागज दिखाकर कहती है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करने आई हूँ। ये देखकर एलायरा उसे कहती है क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो? तो वो कहती है नहीं मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ, मैं मैजिक सर्कल के बारे में सीख रही हूँ। ये सुनकर एलायरा उसे कहती है ये क्या होता है? तो अब मिशेल एक सर्कल ड्रॉ करने लगती है और कहती है कि ये एक माइनर फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि अल्केमी से ब्रांच ऑफ हुई है और यहाँ पर एक टीचर थे जो कि ये पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने क्विट कर दिया। तो मेरे पास वो कोई भी चॉइस नहीं रही, इसलिए मुझे खुद ही सीखना पड़ा और मैं काफी इंप्रेस हूँ कि तुम्हें अल्केमी और मैजिक सर्कल्स के बारे में पहले से ही पता है। ये सुनकर एलायरा याद करती है कि रीमा को उसने अल्केमी यूज करते हुए देखा था, इसे एलायरा को अल्केमी के बारे में पता है। और अब मिशेल एलायरा से कहती है क्या तुम मुझे अल्केमी सिखा सकती हो? तो एलायरा उसे कहती है कि मुझे अल्केमी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर मिशेल कहती है ठीक है तो फिर मैं अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करती हूँ। तो अब एलायरा उसे कहती है तुम ये रिसर्च क्यों कर रही हो? जिस पर मिशेल कहती है कि ये करने में मजा आता है, अगर किसी फील्ड में रिसर्च की कमी है तो उसे डिस्कवर करना चाहिए। ये सुनकर एलायरा सोचती है कि मिशेल तो बिल्कुल रीमा जैसी ही है। और अब मिशेल उसे कहती है मुझे नहीं पता कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है, इससे तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। तो अब एलायरा भी पीछे हो जाती है, जिसके बाद मिशेल अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करती है और अब उस मैजिक सर्कल में कुछ आग निकलने लगती है। ये देखकर मियाबी भी डर के चिल्लाने लगती है। तो मिशेल उसे कहती है माफ करना, मेरी वजह से तुम डर गई। तो मियाबी कहती है माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने जो इंटरफेयर किया। तो मिशेल उसे कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम मियाबी हो ना? तो वो कहती है हाँ। और अब एलायरा से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है जो कि रीमा नाम के लड़के ने भेजा है। तो एलायरा उसे कहती है तुम रीमा को कैसे जानती हो? तो मियाबी कहती है कि मैं अपने फादर के थ्रू उससे मिली। जब मैंने रीमा को बताया कि मैं इस अकेडमी में आने वाली हूँ तो उसने मुझे ये मैसेज तुम्हें देने के लिए कहा था जो कि है गुड लक। बस इतना ही, लगता है वो तुम्हारी काफी चिंता कर रहा है। ये सुनकर एलायरा रीमा के साथ कन्वर्सेशन को याद करती है जहाँ पर वो रीमा से कहती है कि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, लोग मेरे स्टेटस और मेरे मैजिकल पावर की वजह से मुझसे दूर रहते हैं। और अब एलायरा कहती है रीमा ने ये अपॉर्चुनिटी को सेट किया होगा जिससे कि मियाबी मुझसे मिले। और अब वो मियाबी से कहती है मैसेज रिसीव, शुक्रिया ये मैसेज देने के लिए। और क्या हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके दोस्त बन सकते हैं? तो मियाबी कहती है सच्ची में, क्योंकि तुम एक ड्यूक की बेटी हो और मैं कोई खास भी नहीं हूँ। तो एलायरा उससे कहती है कोई बात नहीं, यहाँ पर स्टेटस मैटर नहीं करते हैं और वैसे भी मैं काफी दुखी हो जाऊंगी कि अगर मेरे कोई भी दोस्त नहीं होंगे यहाँ पर। ये सुनकर मियाबी उसके साथ हैंडशेक करती है और काफी खुशी आती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी मिशेल भी आकर कहती है क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? जिस पर वो कहती है हाँ, और इसी के साथ वो तीनों दोस्त बन जाती है। और मिशेल उन लोगों को प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए एक टीम बनाने के लिए कहती है, तो वो लोग भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बाहर बैठे होते हैं और मियाबी कहती है एक टीम में 5 से 6 लोग होने चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ 3 ही हैं, हमें और लोगों की जरूरत है जिन्हें स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मिशेल कहती है मैं एक पर्सन को जानती हूँ और अब उन लोगों को एक लड़की की बैटल दिखाने लेकर आती है। मिशेल कहती है ये है रियला क्लिफोर्ड जो कि बैरन क्लिफोर्ड की सबसे बड़ी बेटी है। तभी मियाबी कहती है क्लिफोर्ड फैमिली तो पहले नाइट्स की फैमिली हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्हें बैरन का स्टेटस दे दिया गया। तो मिशेल कहती है हाँ, और इसे दूसरों के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं में रियला को दिखाया जाता है जो कि अपने अपोनेंट को हरा देती है।
और अब मैच के खत्म होने के बाद मिशेल रियला से कहती है क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगी, तो वो भी मान जाती है उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं टीम में। और अब एलारा कहने लगती है हमें बस एक मेंबर की और जरूरत है, तो क्या तुम लोग और किसी को जानते हो। और अब मियाबी कहती है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग में हम चारों में से रियला ही है जो कि क्लोज रेंज में फाइट कर सकती है। ये सुनकर रियला कहती है हो सका तो एक क्लोज रेंज फाइटर ढूंढना। तो मियाबी कहती है एक लड़की है तो, लेकिन वो थोड़ी स्काउटिंग टाइप है जिसकी स्पेशलिटी ट्रैप लगाना है, और वो लड़की सामने ही बैठी है। मियाबी बताती है कि इस लड़की का नाम कानन है जो कि एक कॉमनर है, इसकी क्राफ्टिंग स्किल काफी अच्छी है और ये क्राफ्टमैन बनना चाहती है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं हाँ ये लड़की सही रहेगी। और अब कानन को दिखाया जाता है, वो कहने लगते हैं कि वापस से मुझे रिजेक्ट कर दिया। तभी मियाबी उसके पास आकर कहती कि क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगी। ये सुनकर कानन काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद वो सभी को जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है मेरा नाम कानन स्क्यूजर है। ये सुनकर मिशेल कहती है स्क्यूजर फैमिली, तो कानन कहती है हाँ बताने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं स्क्यूजर फैमिली से हूँ। ये फैमिली फेमस है मैजिक आइटम क्राफ्ट करने में, लेकिन मुझे क्राफ्टिंग इतनी अच्छे से नहीं आती है, मैं एक फेलियर हूँ, मैं एक एन्चेंटर मैजिशियन हूँ। ये सुनकर रियला कहती है क्या तुम अच्छे से समझा सकती हो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो कानन कहती है कि एन्चेंटमेंट मैजिक एक ऐसे पर्सन ने डेवलप किया था जो कि गिफ्टेड था, और इसे वही लोग यूज कर सकते हैं जो कि उनके ब्लड लाइन में पैदा हुए हैं, लेकिन समय के साथ ब्लड लाइन में गिफ्टेड लोग काफी रेयर ही होते हैं। ये सुनकर मियाबी कहती है इसका मतलब वो गिफ्टेड तुम हो। तो कानन कहती है हाँ एन्चेंटिंग मैजिक के अलावा मैं और कोई मैजिक यूज नहीं कर सकती हूँ, और मैं खुद से मैजिक आइटम भी नहीं बना सकती हूँ। ये सुनकर मिशेल कहती है मैजिक आइटम बनाने के लिए तो एन्चेंटिंग मैजिक और एक्चुअल मैजिक दोनों की जरूरत पड़ती है, तो एक्चुअल मैजिक के लिए तुम्हें दूसरे लोगों की जरूरत है। तो कानन कहती है हाँ मुझे लगा कि इस एकेडमी के अंदर काफी लोग हैं तो मुझे कोई मिलेगा जो कि मेरे साथ कंपैटिबल होगा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, और नोबल स्टूडेंट तो मेरी बात तक नहीं सुनते हैं। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम हमारी टीम ज्वाइन करो। ये सुनकर कानन काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि कोई भी उसे अपनी टीम में ले ही नहीं रहा होता है, और अब वो उन सभी का शुक्रिया करती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सारी टीम एक साथ इकट्ठा होती है। कुछ लोग एलारा के ग्रुप को देखकर हैरान रहते हैं क्योंकि एलारा के ग्रुप के अंदर नोबल्स भी हैं और कॉमनर्स भी हैं। और हम यहाँ भी सभी से पूछती है क्या तुम लोग को कैंप लगाना आता है। तो कानन और मिशेल कहते हैं हमें तो नहीं आता। वहीं एलारा कहती है मैंने 1-2 बार किया है। वहीं रियला भी कहती है मुझे भी आता है। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाती है, वो कहती है सभी से अब से तुम्हारी 2 नाइट आउटडोर कैंपिंग ट्रेनिंग शुरू होती है। वहीं ये सुनकर एलारा कहती है मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग कैंपिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। इंस्ट्रक्टर सभी से कहती है सभी लोग को अपना काम खुद करना होगा। ज्यादातर बच्चे रॉयल फैमिली के होते हैं इसलिए उन्हें ऐसे काम नहीं करने आते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं कुछ लोग अपने टेंट नहीं लगा पा रहे होते हैं, तो दूसरे लोग खाना बनाने के लिए आग नहीं लगा पा रहे होते हैं। वहीं एलारा का ग्रुप अपने टेंट को काफी इजीली से लगा देता है, और मिशेल अपनी मैजिक का यूज करके आग भी लगा देती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं एक टीम अपना टेंट लगा देती है। तभी दूसरी टीम की लड़कियां उन लड़कियों के पास आकर कहती है हमारे लिए भी हमारा टेंट लगा दो, जिस पर वो कहती है टीचर ने कहा है कि हर टीम को अपना काम खुद ही करना है, तो कहती है हमें ये करना नहीं आता है, इसे तुम लोग करो। और अब इसी तरीके से उन लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये सब एलारा का ग्रुप भी देख रहा होता है। और अब रात हो जाती है, सभी लोग अपने टेंट में काफी आराम से सो जाते हैं। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं जो लड़कियां टेंट नहीं लगा पा रही होती है उनका टेंट गिर जाता है, जिस वजह से एक लड़की के पैर में चोट लग जाती है। तो उसकी दोस्त उन लड़कियों से कहती है अगर तुमने हमारा टेंट लगा दिया होता तो ये सब नहीं होता, जिस पर वो कहती है कि तुम लोग को प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। ये सुनकर वो लड़की उनके ऊपर फायर से हमला करने वाली होती है। तभी मियाबी बीच में आकर उनकी लड़ाई को रुका देती है, और अब मिशेल उन लोगों से कहती है तुम इन छोटी सी बातों के लिए मैजिक यूज कर रही हो। वहीं हम लोग एलारा को देखते हैं जो कि हीलिंग स्लाइम का यूज करके उस लड़की की चोट को हील कर रही है। वहीं बाकी लोग उन लड़कियों के टेंट को ठीक कर देते हैं। वो लड़कियां उन लोगों का शुक्रिया करती है, तो मिशेल कहती है शुक्रिया छोड़ो, उनसे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर वो दोनों उन लड़कियों से माफी मांगती है। वहीं वो दोनों भी उन्हें माफ कर देते हैं, और अब उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद एलारा सभी को एडवाइस देती है कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। सभी लोग एलारा की बात को मान जाते हैं और सभी लोग एक साथ काम करने लगते हैं। एलारा स्कैवेंजर स्लाइम का यूज करके टॉयलेट बना देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कानन को देखते हैं जो कि एक ट्रैप बना देती है। ये देखकर एलारा याद करते हैं कि रियोमा ने भी एक बार ऐसा ही ट्रैप बनाकर उसे दिखाया था। जिसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनको मियाबी के हाथ का खाना काफी टेस्टी लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक लड़की पानी लेकर आ रही होती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलारा आकर उसकी हेल्प कर लेती है, और अब वो लड़की एलारा का शुक्रिया करती है। वहीं अब सभी स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखकर इंस्ट्रक्टर काफी खुश होती है। वो कहती है एलारा के ग्रुप ने काफी अच्छा काम किया। और अब रात में वो लोग ये बात याद करके दुखी हो जाते हैं कि वो लोग कल अब वापिस आएंगे। सभी लोग को यहाँ पर काफी मजा आने लगा था। वहीं मिशेल कहती है मुझे लगा था कि दूसरों से बात करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं अवॉइड करती थी, लेकिन अब से मैं और ज़्यादा उनसे बातें करने की ट्राई करूंगी। तो रियला कहती है हाँ हम लोग दोस्त हैं जो कि एकेडमी में एक ही साथ रहने वाले हैं। अब ये सुनकर एलारा याद करते हैं कि किस तरीके से रियुमा उसे कॉन्फिडेंस देकर कहा करता था कि पहले तुम्हें दिक्कत होगी लेकिन तुम काफ़ी जल्द अपने नए दोस्त बना लोगी वहाँ पर। तभी यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसकी एलारा ने मदद करी थी। वो एलारा को एक फूल देकर कहती है आपने मेरी हेल्प करी थी उसके लिए ये लो, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं एलारा को ये फूल काफ़ी पसंद आते हैं, और वो रियुमा को एक लेटर लिखती है जिसमें वो कहती है कि मैंने भी दोस्त बना लिए हैं।
ये सुनकर र्यूमा कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। और बेलारी लिखते हैं कि जो फ्लावर मेरे दोस्त ने मुझे दिया था उसके ऊपर बेरीज थी, हीलिंग स्लाइम और स्कैवेंजर स्लाइम को वो बेरीज काफी पसंद आई, लो तुम भी इन्हें अपनी स्लाइम को खिलाना। वही र्यूमा भी अपनी स्लाइम को वही खिला रहा होता है, उन्हें भी वो काफी टेस्टी लगते हैं। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग र्यूमा के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि फाउंडिंग फेस्टिवल के लिए अपने स्टॉल का लेआउट डिसाइड कर रहे हैं, जिसके बाद र्यूमा देखता है कि सैमुराई ट्रूप्स ने अपनी रिहर्सल शुरू कर दी है। तभी र्यूमा के पास वॉर्गन आ जाता है और र्यूमा से कहता है क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? तो र्यूमा कहते हैं हाँ बोलो। तो वॉर्गन र्यूमा का शुक्र करता है टनल एंड्स को मारने के लिए और कहता है मैंने सुना कि तुम अपना एडवेंचरर रैंक बढ़ाना चाहते हो, जिस पर र्यूमा कहता है हाँ। ये सुनकर वॉर्गन उसे कहते हैं अब तुम एक एम्प्लॉयर हो, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा काम है और ड्यूटीज़ हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक फुल टाइम एडवेंचरर नहीं बन सकते हो, लेकिन क्या तुम आने वाले दिनों में फ्री हो सकते हो? तो र्यूमा कहते हैं हाँ मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ये सुनकर वॉर्गन कहता है परफेक्ट, मेरे पास एक जॉब है जिसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये काम मटेरियल इकट्ठा करने का है, लेकिन हमें स्पेस मैजिक यूज़र की ज़रूरत है क्योंकि जो मटेरियल है वो कुछ ज़्यादा बड़े हैं और लगे हाथों तुम उस मोस्टर को भी मार पाओगे जिसे तुम मारना चाहते थे। ये सुनकर र्यूमा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में? तो वॉर्गन कहता है हाँ ये जॉब ट्रेंड मटेरियल इकट्ठा करने की है। ये सुनकर र्यूमा सोचता है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट फॉरेस्ट और स्क्वेयर्स में जाने से पहले मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब वो वॉर्गन से कहता है ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। और अब अगले सीन में हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर्गन इस जॉब के बारे में सभी को डिटेल्स बता रहा होता है। वहीं एक बंदा लिपिन कहता है ट्रेंड वुड की जरूरत है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 300 ये कुछ ज्यादा नहीं है। और अब एक और लड़की पूछती है हमें इन सब वुड की जरूरत क्या है? तो वॉर्गन कहता है कि इनकी जरूरत टाउन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए है। जैसे कि तुम्हें पता है कि गिमिल एक माइनिंग टाउन है, लेकिन क्या होगा जब हमारे पास माइन करने के लिए और ही खत्म हो जाएंगे? ये सुनकर एक लड़की कहती है तो काम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग तो यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। तो वॉर्गन कहता है हाँ ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एक न्यू टूरिज्म अट्रैक्शन बनाएंगे। स्पेसिफिकली बताऊं तो हम एक नया टाउन बनाना चाहते हैं टूरिस्ट के लिए, जो कि साउथ गेट के आउटसाइड में होगा और सेंटर में एक अरीना बनाना चाहते हैं। ये सुनकर मिया कहती है अरीना काफी मजेदार रहेगी। वहीं दूसरी लड़की कहती है वहाँ पर इन भी बनाए जाएंगे कॉम्पिटिटर और ऑडियंस के लिए, ये तो काफी प्रॉफिटेबल है। वहीं एक और एडवेंचरर पूछती है कि ट्रेंड वुड की जरूरत ही क्यों है, कोई नॉर्मल वुड क्यों नहीं चलेगी? तो वॉर्गन कहता है अरीना को डिजाइन करने के लिए हमने एक फेमस आर्किटेक्ट को हायर किया है, लेकिन उसे सिर्फ ट्रेंड वुड ही चाहिए। ये सुनकर लिपिन कहता है कि नॉर्मली ट्रेंड वुड का यूज मैजिशियंस के वॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है। तो वॉर्गन कहता है हाँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन पेमेंट को ज्यादा मिलेगी। और अब वो असागी से कहता है तुम्हें इन सभी को लीड करना है, और कहता है र्यूमा भी आने वाला है स्पेस मैजिक यूजर के तौर पर, उसे लड़ने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। ये सुनकर सभी लोग र्यूमा से कहते हैं हम सभी तुम्हारी हेल्प करेंगे इसमें। तो र्यूमा सभी का शुक्रिया करता है। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी लोकेशन पर जा रहे होते हैं। र्यूमा सोचता है कि मैंने सभी के साथ काफी समय पहले अबेंडेंस माइन में गॉब्लिन्स को मारने का काम किया था, वो किए हुए काफी समय हो गया है, मैं अब काफी एक्साइटेड हूँ। तभी असागी कहते हैं हम लोग रात तक उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे, रात तक के लिए हम लोग वहाँ पर कैंप लगाएंगे और कल सुबह हंटिंग के लिए निकल जाएंगे। वहीं अब लिपिन सभी को ट्रेंड से लड़ने का तरीका बताता है। वो बताता है कि ट्रेंड अपने ब्रांचेस से हमला करते हैं, वो अपने ब्रांचेस को मूव कर सकते हैं, इसलिए केयरफुल रहना। और उनकी वीकनेस है उनके ट्रंक के ऊपर इंसानों जैसा चेहरा बना हुआ है और उसी चेहरे के ऊपर डैमेज पहुंचाकर उसे हराया जा सकता है। ये सुनकर एक एडवेंचरर कहती है अगर उनका चेहरा दूसरी तरफ हुआ तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि वो नॉर्मल है या फिर ट्रेंड? तो लिपिन कहते हैं ट्रेंड मॉन्स्टर ही होते हैं जिनके पास मैजिक है, तो उन्हें मैजिक डिटेक्शन का यूज करके उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये सब सुनकर र्यूमा थोड़ा केयरफुल हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, वो लोग कैंप लगाने लगते हैं। वहीं र्यूमा मिया के सामने अपने मैजिक स्पेस से एक चेयर और एक टेबल निकाल देता है, उसे देखकर वो काफी हैरान होती है। और अब सभी लोग उसी टेबल और चेयर पर बैठकर र्यूमा की तारीफ करते हैं, जिसके बाद असागी कहते हैं फॉरेस्ट में जाने के बाद मैं और बाकी सभी लोग ट्रेंड से लड़ेंगे। लिपिन और र्यूमा हारे हुए ट्रेंड को कैरी करेंगे, साथ ही में लिपिन ट्रेंड को सर्च करेगा और उस टाइम र्यूमा तुम्हें लिपिन को गार्ड करना होगा। और जब सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी तब र्यूमा भी फाइट को ज्वाइन कर सकता है। तो र्यूमा काफी सीरियसली कहता है हाँ। तो असागी र्यूमा से कहता है तुम आते समय भी काफी ज्यादा सीरियस थे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर हैं, इसे रिलैक्स करो और अपने हिसाब से एक्सपीरियंस गेन करो। यही सब बाकी लोग भी र्यूमा से कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर र्यूमा खुश हो जाता है और सभी का शुक्रिया करता है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं वो लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं। वहीं काफी जल्द लिपिन को एक ट्रेंड दिख जाता है और वो सभी को बताता है ये है ट्रेंड। लिपिन की बात मानकर अब सारे लोग उस ट्रेंड के ऊपर हमला कर उसे हरा देते हैं। और अब र्यूमा अपनी स्लैम की मदद लेकर मरे हुए ट्रेंड की बॉडी को उठाकर लिपिन के डायमेंशन स्टोरेज के अंदर डलवा देता है, जिसका लिपिन कहते हैं आगे भी 3 हैं। ये सुनकर असागी और सभी लोग जाकर उन ट्रेंड्स को हरा देते हैं। और अब लिपिन र्यूमा से कहते हैं वहाँ पर भी एक है, क्या तुम उसे हराना चाहोगे? तो र्यूमा कहता है हाँ। और अब र्यूमा जाके उस ट्रेंड को मार देता है।
ये देखकर सभी लोग रीमा की तारीफ करते हैं। तभी लिपिन कहता है ये काफी अजीब बात है, ट्रेंड तो यूजुअली फॉरेस्ट के डीप एरिया में मिलते हैं, तो इन्हें यहाँ पर इतने ज्यादा नंबर में नहीं होना चाहिए था। तभी असागी कहते हैं हमने शुरुआत अच्छी करी है, चलो वापस कैंप में जाकर हम लोग पहले लंच कर लें। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर रीमा जाने से पहले फॉरेस्ट के अंदर कुछ अजीब सेंस करता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान में एक अजीब सी चीज उड़ती दिखाई देती है। तो लिपिन सभी को बताता है कि ये फ्लश स्लाइम है जो कि उड़ सकता है। ये सुनकर रीमा कहते हैं मुझे ऐसी स्लाइम के बारे में पता ही नहीं था, क्या आप इसे कैप्चर कर सकते हो? तो लिपिन अपने मैजिक का यूज करके उस स्लाइम को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। ये देखकर रीमा शॉक हो जाता है और पूछता है ये क्या था? तो लिपिन बताता है कि ये एक स्पेस मैजिक है जिससे टारगेट को यूजर के पास लाया जा सकता है। इसे एम करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा लोग इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि किसी को भी हार्म पहुंचाए कैप्चर किया जा सकता है। जिसके बाद लिपिन रीमा को इस स्लाइम को टेम करने के लिए कहता है। रीमा भी मान जाता है और अब वो उस स्लाइम को टेम कर लेता है और उसकी एबिलिटी आइडेंटिफाई करने के बाद रीमा को पता लगता है कि इसके पास उड़ने की और हल्का वेट वाली स्किल है और इसका मल्टीप्लिकेशन लेवल 8 है। रीमा स्लाइम को उठाता है और कहते हैं कि इसमें तो वजन ही नहीं है। तभी लिपिन वहाँ आता है, वो रीमा से कहते हैं इसका वेट पूरा 0 नहीं होता है, लेकिन उसी के करीब होता है। ये सुनकर रीमा कहता है कि जॉब पूरी करने के बाद मैं सोचूंगा कि स्लाइम के साथ क्या कर सकता हूँ। ये सब देखकर बाकी लोग रीमा से कहते हैं तुम्हें स्लाइम तो काफी ज्यादा पसंद है। उनकी बात सुनकर रीमा थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है हमें पहले हंटिंग करनी चाहिए अब। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग वापिस से फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहाँ पर रीमा को कुछ अजीब सेंस हो रहा होता है। तभी लिपिन कहता है हम लोग जब सुबह यहाँ पर आए थे तो उस एरिया के ट्री नॉर्मल ट्री थे, लेकिन आधे से ज्यादा अब वो ट्रेंड बन चुके हैं। ये सुनकर एक लड़की कहती है क्या ऐसा बहुत बार होता है? तो लिपिन कहता है ये काफी तेज है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कहीं पर जरूर एक डेंजरस इवॉल्व स्पीसीज है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं चाहे कुछ भी हो हमें हंटिंग तो करनी होगी ही। और अब वो लोग जाकर ट्रेंड से लड़ने लगते हैं। वहीं रीमा और लिपिन साथ में ही विंड कटर का यूज करके उन लोग की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक एडवेंचरर को चोट लग जाती है, तो अब उसकी साथी जाकर उसे हील करने लगती है। उनके ऊपर वापिस से ट्रेंड हमला करने वाला होता है, लेकिन रीमा आके उन्हें बचा लेता है। ये देखकर असागी लिपिन और रीमा से कहते हैं हमारी लड़ने में हेल्प करो, अब कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो चुके हैं। तो रीमा भी मान जाता है और अब वो सभी लोगों की हेल्प करने लगता है और अब इसी के साथ वो काफी सारे ट्रेंड्स को मार देते हैं। तभी लिपिन कहता है ये एरिया अब क्लियर हो चुका है, लेकिन सामने वाला एरिया पूरा ट्रेंड से ही भरा हुआ है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं चलो फिर वहीं पर, और अब वहाँ पर भी जाके वो काफी सारे ट्रेंड्स को मारने लगते हैं। वहीं रीमा सोचता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग थक जाएंगे, और अब रीमा अपनी सारी आयरन स्लाइम को बाहर निकालता है और फिर वो उन्हें छोटी एक्स में बदल देता है और अब एक एक करके वो काफी सारे ट्रेंड्स के ऊपर एक ही बारी में हमला करता है। ये देखकर सभी लोग रीमा की तारीफ करते हैं और अब सभी लोग भी आकर रीमा की हेल्प करते हैं उन ट्रेंड्स को मारने के लिए। और अब वो जैसे ही काफी सारे ट्रेंड्स को मार देते हैं उनके सामने एक ऐसा ट्रेंड आता है जो कि काफी पावरफुल है। उसे देखकर लिपिन कहता है ये एल्डर ट्रेंड्स हैं, मैंने पहले भी कभी देखे हैं लेकिन ऐसा नहीं देखा जिसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो। और अब वो लोग सोचने लगते हैं अगर वो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये पूरे फॉरेस्ट को ही ट्रेंड बना देगा। तो बस आगे लिपिन और रीमा से कहता है तुम्हारे पास कितना मैजिक पावर बचा है? तो लिपिन कहता है मैं ठीक हूँ। वही रीमा कहता है मैंने तो अभी तक कोई मैजिक यूज भी नहीं करा। जिसके वो लोग डिसाइड करते हैं उस ट्रेंड को मारने की, और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से रीमा के स्लाइम डर के मारे कांपने लगते हैं। तो अब रीमा उन्हें वापिस से अपने डायमेंशन होम में डाल देता है। ये देखकर लिपिन रीमा से कहते हैं तुमने सही डिसीजन लिया, तुम डरे हुए को जबरदस्ती लड़वा नहीं सकते हो। तो रीमा कहता है हाँ, लेकिन ये लोग डर किससे रहे हैं? और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ट्रेंड ग्राउंड से अपनी रूट निकालकर हमला करने लगते हैं। ये रीमा देखकर पेमेंट का यूज करता है, जिस वजह से ट्रेंड जमीन से बाहर आ जाते हैं। रीमा कहता है इससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सभी लोग ये सुनकर अब जाकर ट्रेंड के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो ट्रेंड अपनी पावर का यूज करके उन लोग के वेपन को ही गला देता है। ये देखकर लिपिन कहता है ये तो डार्कनेस मैजिक है, ये मेटल को गला सकता है। ये सुनकर रीमा कहता है तो इस वजह से मेटल स्लाइम डर गए थे। जिसके बाद रीमा अपने मेटल स्लाइम को वापिस से बाहर निकाल लेता है और अब वो उन्हें एक्स में बनाकर उस ट्रेंड के ऊपर हमला करता है। वो एल्डर ट्रेंड भी अपने उसी मैजिक का यूज करता है, लेकिन रीमा की स्लाइम को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो जाकर उस ट्रेंड के ऊपर लग जाती है। ये देखकर रीमा कहता है तो ये प्योर आयरन को गला नहीं सकता है। जिसके बाद रीमा अपनी कुछ स्लाइम को बाकी सभी लोगों को भी दे देता है और कहते हैं मुझे 5 सेकंड का टाइम दो। और अब रीमा अपनी स्लाइम से एक काफी बड़ा वेपन बनाकर उसे उठाकर घुमाने लगता है और काफी तेजी से ट्रेंड के मुंह पे मारता है। और अब असागी रीमा से कहता है फाइनल ब्लो कर दो। तो रीमा भी मान जाता है और अब वो उसके ऊपर वापिस हमला करके उस एल्डर ट्रेंड को हरा देता है। और अब रीमा सभी लोगों का शुक्र करता है क्योंकि इस बैटल से उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला। तो सभी लोग रीमा से कहते हैं कि हमें तुम पर विश्वास था कि तुम जरूर इसे हराओगे। ये सुनकर रीमा काफी खुश हो जाता है।
और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। वहीं र्यूमा सभी के लिए खाना बना रहा होता है। सभी लोग को र्यूमा का खाना काफी पसंद आता है। तभी लिपिन कहता है उस एल्डर ट्रिएंट के नीचे एक मैजिक क्रिस्टल था। वो क्रिस्टल ही उस एल्डर ट्रिएंट को इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी दे रहा था। वहीं पर आसागी रोते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं मिसो सूप एंजॉय करूंगा। और अब इसी तरीके से सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहीं पर र्यूमा भी ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं र्यूमा और सभी एडवेंचर्स काम पूरा करके अब घर आ रहे हैं। वहीं पर र्यूमा सोच रहा होता है कि फाउंडिंग फेस्टिवल की तैयारी कैसी चल रही होगी। वहीं पर असागी भी नोटिस कर लेता है कि र्यूमा को अपनी दुकान की चिंता हो रही है और अब वो र्यूमा से कहता है गिल्ड में रिपोर्ट करने का काम हम लोग कर लेंगे, तुम अब घर जा सकते हो। तो र्यूमा कहते हैं नहीं मैं चलूंगा क्योंकि मेरे डायमेंशन हॉल में भी ट्रिएंट वुड है। तो लिपिन र्यूमा से कहता है तुम उन्हें मेरे डायमेंशन हॉल में ट्रांसफर कर दो और फिर तुम जा सकते हो। तो र्यूमा भी मान जाता है और वो उन लोगों का शुक्रिया करता है। और अब अगले सीन में हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाउंडिंग फेस्टिवल की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर अब र्यूमा भी सभी एडवेंचरर को गुड बाय करके चला जाता है। जिसके र्यूमा अपनी दुकान पर आता है। वो देखता है कि वहाँ पर जो स्टॉल बनने का काम हो रहा है। जिसके र्यूमा स्टेज पर जाता है। वही देखकर शॉक हो जाता है कि स्टेज तो काफी ज्यादा तैयार हो चुका है। तो डॉल से र्यूमा को कहता है मैं भी पहले ऐसे ही सरप्राइज हुआ था। सैमुराई ट्रूप्स के पास पहले से काफी स्किल्ड वर्कर थे और उन्होंने ये सिर्फ 2 दिन में ही बना दिया। ये सुनकर र्यूमा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी डॉल से र्यूमा को बताता है कि सिर्फ उन्होंने स्टेज में नहीं बल्कि हमारी स्टॉल लगाने में भी हेल्प करी है। तभी वहाँ पर सैमुराई ट्रूप्स का लीडर प्रिनेस आ जाता है। वो कहता है लोग हमारा शो देखते देखते तुम्हारा खाना खाएंगे, इससे लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा हमारे शो देखने में, तो ऑब्वियसली हम लोग को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। और अब वो काफी जोश में कहते हैं हम लोग काफी कुछ अचीव करने वाले हैं इस फेस्टिवल में। तभी हम लोग देखते हैं कैलम वहाँ पर आ जाता है। वो र्यूमा से कहते हैं मुझे आपसे किसी चीज के बारे में बात करनी है। जिसके बाद र्यूमा भी उसके साथ अंदर आ जाता है। तभी सैल्मा र्यूमा को बताती है कि डॉल से और बाकी सभी लोग स्टॉल लगाने में बिजी हैं। वहीं पर हमने मेन्यू तैयार कर लिया है लेकिन अभी तक हम लोग ड्रिंक्स डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कैलम र्यूमा को बताता है कि हमारे पास पीने के लिए सिर्फ जूस या पानी ही है, इसलिए मिस ली सजेस्ट करिए कि पीने के लिए भी कुछ यूनिक होना चाहिए। और अब सैल्मा र्यूमा से कहती है कि हम लोग सोच रहे थे कि आप जो डांटे टी कभी कभार पिया करते हो उसका हम लोग मेन्यू में डाल दें। तो र्यूमा कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसको बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है और हमारे पास काफी कम समय बचा है। ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग पीने के लिए क्या बना सकते हैं। तभी र्यूमा को एक आइडिया आता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं र्यूमा एक टी बना देता है। र्यूमा बताता है कि ये टी मैंने उन ग्रेन से बनाई है जो कि मिस जैन के होम टाउन से आए थे। और अब र्यूमा के कहने पर वो सभी लोग उस टी को पीकर देखते हैं और सभी को वो टी काफी पसंद आती है। वो कहते हैं ये परफेक्ट है और अब इसी के साथ वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस टी को मेन्यू में ऐड करेंगे। वहीं अब र्यूमा कहते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन और करके सारा काम पूरा हो जाएगा, इससे सभी लोग अपना बेस्ट देना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रिनेस र्यूमा से शो के लिए एक आइस स्कल्पचर बनाने के लिए कहता है। र्यूमा भी मान जाता है। तब यहाँ पर सर्ज आ जाता है। वो र्यूमा और प्रिनेस से कहता है मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद सर्ज उन्हें वही म्यूजिक बॉक्स दिखाता है और बताता है कि हम लोग फेस्टिवल में इसी म्यूजिक बॉक्स को बेचेंगे। तभी हम लोग मिया को देखते हैं जो कि छुपके से र्यूमा को देख रही होती है, लेकिन जैसे ही र्यूमा उसे देखता है मिया अपना मुंह छुपाकर वहां से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उनका स्टॉल भी तैयार हो जाता है और बाकी सभी लोग की भी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। और अब थोड़े समय बाद स्टेज भी तैयार हो जाता है जो कि काफी अच्छा लग रहा होता है। वहीं अब प्रिनेस अपने टीममेट से कहते हैं हम लोग को अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा और उसके ग्रुप वाले भी कहते हैं हाँ हम लोग ऐसा करेंगे। वहीं पर हम लोग र्यूमा को देखते हैं जो कि उबासी लेने लगता है। उसे देखकर कैलम र्यूमा से कहते हैं आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि आप पहले एडवेंचर का काम करके आए, उसके बाद आपने यहाँ पर भी मदद करवाई, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, बाकी हम पर छोड़ दो, कल आप इसलिए छुट्टी ले लेना। तो र्यूमा भी कहते हैं ठीक है मैं कल की छुट्टी ले लूंगा और रेस्ट करूंगा। तभी जेन वहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों को कहती है डिनर रेडी हो गया है। ये सुनकर अब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और अब अगले दिन हम लोग र्यूमा को केव के बाहर देखते हैं जहाँ पर अपने न्यू स्लैम्स की मल्टीप्लिकेशन स्किल चेक कर रहा होता है जो कि काफी अच्छी होती है। तभी अचानक से र्यूमा के ऊपर से एक काफी बड़ा ड्रैगन जाता है। उसे देखकर र्यूमा समझ जाता है कि लिनेट टाउन की ड्रैगन गिल्ड का एक ड्रैगन है जो कि यहाँ पर कुछ डिलीवर करने आया है। तभी र्यूमा देखता है कि उस ड्रैगन के ऊपर तो प्योरो बैठा हुआ है। ये देखकर अब र्यूमा उस ड्रैगन का पीछा करने लगता है जिसके अब प्योरो कुछ सामान लेकर उस ड्रैगन से उतर जाता है। वहीं पर र्यूमा भी आ जाता है। र्यूमा को देखकर प्योरो से कहता है काफी समय हो गया मिले हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो र्यूमा कहता है कि मैंने यहाँ पर एक ड्रैगन को आते हुए देखा जिस पर आप बैठे हुए थे। ये सुनकर प्योरो कहता है तुम्हारी आंखें तो कुछ ज्यादा ही तेज है, वैसे तुम्हारी स्टॉल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो र्यूमा बताता है कि हमारी स्टॉल का काम तो पूरा हो गया है और मैंने आज की छुट्टी ली है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्योरो बताता है कि उसे एक अर्जेंट ऑर्डर मिला था और कस्टमर कह रहा था कि उन्हें यह सामान आज की आज चाहिए चाहे कुछ भी हो, और जो चीज उन्होंने ऑर्डर करी है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं खुद आ गया देखने के लिए कि वो इसका करेंगे क्या। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर असागी एक कार्ट लेकर आ जाता है और र्यूमा समझ जाता है कि ये सामान असागी ने ही ऑर्डर किया है। और अब असागी र्यूमा को बताता है कि इसके अंदर मीट सॉस, सोया सॉस और व्हाइट राइस है। मुझे पता लगा कि ये लोग इन्हें हाई क्वालिटी पे बेचते हैं, इसलिए मैंने तुरंत ही इसे ऑर्डर कर दिया। ये सुनकर र्यूमा उससे पूछते है कि तुम्हें इतने सारे इनकी जरूरत क्यों है। तो असागी र्यूमा से कहता है कि बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे पीछे आओ।
और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा भी उसके पीछे जाता है। वहीं पर वो मिया के घर आ जाते हैं, उनके साथ प्योरो भी आ जाता है। वहीं रीमा देखता है कि मिया के घर के सामने तो एक स्टॉल बन रही है। तो असागी बताता है हाँ, मैं और मिया फाउंडिंग फेस्टिवल में स्टॉल चलाने वाले हैं। ये सुनकर रीमा से पूछता है ये कब डिसाइड हुआ। तब असागी रीमा को थोड़े दिन पहले की बात बताता है, जहाँ पर मिया असागी को वो वाली डिश बनाने के लिए कहती है जो कि रीमा ने बनाई थी और उसे खाकर असागी रोने लग गया था। तो असागी उसे कहता है तुम मुझसे क्यों बनवा रही हो, तुम रीमा से क्यों नहीं बनवा लेती हो। तो मिया गई थी, मैं उसे पूछने तो गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंची तो मैंने देखा रीमा फाउंडिंग फेस्टिवल की तैयारी करने में काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं वापिस आ गई। और मुझे लगा कि तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए तुम उस डिश को बना दोगे। तो असागी कहते हैं ठीक है, मैं वैसे भी कुछ खाने का बनाने वाला था, रीमा वाली डिश ही बना देता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं असागी उस डिश को बना देता है। असागी अब कहते हैं कि मैंने इसके अंदर रेगुलर वेजिटेबल्स डाली है और इसे मैंने व्हाइट राइस और मिसो सूप के साथ बनाया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मिया उस डिश को टेस्ट करती है और उसे वो वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो बस आगे से कहती है दुनिया को पता चलना चाहिए इस डिलीशियस चीज के बारे में, हम लोग को इसे फाउंडिंग फेस्टिवल में जरूर बेचना चाहिए। और अब सेम प्रेजेंट का आता है। असागी कहते हैं ऐसा कुछ हुआ था इसलिए हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं। जिसके बाद असागी उस डिश को प्योरो और रीमा को चखने के लिए कहता है। प्योरो उस डिश को खाने के बाद कहता है मियाँ बिल्कुल सही कह रही थी, ये तो सही में काफी टेस्टी है। वहीं रीमा भी उसे टेस्ट करके कहते हैं असागी ये तो सही में काफी टेस्टी है। वहीं अब असागी कहता है पहली बार बनाने के बाद तो मैंने इसे बनाने की काफी बार प्रैक्टिस करी है और मैं इसे बनाने में परफेक्ट हो गया हूँ। ये सुनकर रीमा कहता है तब तो तुम्हें इसे स्टॉल पर जरूर बेचना चाहिए। तब असागी कहते हैं हम लोग सिर्फ इसे नहीं बेचेंगे, हम लोग व्हाइट राइस और मिसो सूप को भी बेचेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फेस्टिवल में लोग ऐसा खाना चुनेंगे जो कि वो चलते चलते भी खा सके, लेकिन हमारी डिश को लोग चलते चलते नहीं खा पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग डिलीशियस खाने को खाकर एंजॉय करें। ये सुनकर रीमा थोड़ा सोचता है और अब उसे एक आइडिया आ जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा एक डिश बनाता है जिसका वो लोग टेन मुसु कहते हैं और कहते हैं लोग इसे चलते समय भी खा सकते हैं। वहीं पर अब सभी लोग इस डिश को टेस्ट करते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वहीं अब असागी रीमा का शुक्रिया करता है इस डिश के बारे में बताने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा और प्योरो मिया के घर से चले जाते हैं। वहीं प्योरो रीमा से कहता है तुमने जो डिश बनाई क्या मैं उसे अपनी दुकान पर बेच सकता हूँ। तो रीमा कहता है हाँ बेच सकते हो, उसके अंदर फ्राइड मीट और फिश डाल देना। ये सुनकर प्योरो खुश होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं रीमा से कहते हैं कल हमारी दुकान पर जरूर आना क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिशेज मिलेगी खाने को। तो प्योरो भी मान जाता है और अब वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग कुफो को देखते हैं जो कि गॉड है, वो रीमा को ही देख रहा होता है। वहीं पर अब बाकी सभी गॉड भी आ जाते हैं देखने के लिए। वहीं फेरनोवेलिया कुफो से कहते हैं क्या रीमा को देखकर तुम्हें मजा आ रहा है। तो कुफो कहता है हाँ, मजा के साथ साथ मुझे काफी खुशी भी हो रही है ये देखकर कि जिस पर्सन को हमने अपने वर्ल्ड में भेजा था वो खुशी से वहाँ पर रह रहा है। जिसके बाद हमें रीमा की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही है और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वहीं रीमा भी सभी से कहते हैं कल अपना बेस्ट करना, जिसके रिप्लाई में सभी लोग काफी खुशी से हाँ करते हैं। वहीं रीमा अब एलेरा को बताता है कि फेस्टिवल काफी जल्द शुरू होने वाला है। और इसी के साथ जो होता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।